आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत है। जो भी लोग इसके पहले आपने जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं परीक्षा वाणी के, अभी तक 19 लेक्चर हो चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उनको देख लेना, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में और सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप इसको इंडिपेंडेंटली देखोगे तो शायद आपके उतने समझ में नहीं आए। दूसरी चीज़, अभी ज्योग्राफी चल रही है। मैं भी बताऊंगा आपसे कि हमें क्या डिस्कस करना है इस लेक्चर में। थोड़ा बड़ा होगा बट देख लेना आप। तो इसमें लगभग आपका जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट की रिपोर्ट जो आई थी 2023 वाली, अभी लेटेस्ट तो आई नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। फिर जो कुछ पेड़ है पर्टिकुलर, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, किससे क्या मिलता है, कौन सा किस रोग में काम आता है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं फॉरेस्ट मूवमेंट, आंदोलन। वन की जो आंदोलन है, आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आंदोलन हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे आपकी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स आपकी जो 6 नेशनल पार्क है, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 4 कंजर्वेशन एरियाज हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक ओवरऑल फ्रेमवर्क आपको चाहिए, वो सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो एक ही रहेगी, लेकिन अगर ये थोड़ी सी लेंदी होगी तो इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड कर दूंगा, आज ही हो जाएगी। चलिए, और कोई आपके डाउट? पहले डाउट ले लेते हैं। और डाउट से भी पहले देखिए, एक जो इशू अभी आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप क्या है, जो लोग अभी उत्तराखंड की फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूपीएससी दिया है, यूपी पीसीएस दिया है, फर्स्ट टाइम वो अपर पीसीएस देने वाले हैं, या फिर इसके पहले भी आपने दिया होगा, नहीं हुआ, तो एक फोमो रहता है कि यार मुझसे कुछ छूट गया होगा, शायद इसलिए नहीं हुआ, बाकी सबका ऐसे होता है। तो मैं आपसे बताऊं, आप उस फोमो की वजह से ना नए नए कंटेंट, नई नई पीडीएफ, जो बहुत फैंसी पीडीएफ बना रखी है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ चिपको आंदोलन पढ़ाया, उस पे मैं 2-3 उसमें गौरा देवी की फोटो और जो चंडी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, उनकी फोटो लगा दूंगा बस। तो उससे ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो क्या ना, आपको अट्रैक्ट ज्यादा करता है। एक्चुअल में पहले ये मैं कर सकता हूँ, बट थोड़ा टाइम का इशू रहता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कंटेंट चाहिए, जो टिक लगाने के लिए जितना कंटेंट चाहिए, वो सारा आपको, आप रिलाई करना, यहाँ मिल जाएगा। आपको नहीं भटकना। फिर आपको लगेगा कि यार कहीं ये सफिशिएंट है, नहीं है, क्या ये उत्तराखंड की और एग्जाम में भी आएगा? भाई लोअर आपको देना है, एसीएफ देना है, ग्रुप सी का देना है, उसके नीचे कुछ देना है। तो मैं तो आपको पूरा उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ। आप कोई भी एग्जाम देना, आराम से आपका जितना भी पूछा जाएगा उसका 95% यहाँ से ही पूछा जाएगा, है ना। 5% बुक पता नहीं कहाँ से पूछेगा, वो तो आप कोई भी बुक पढ़ लो तभी भी आपको श्योरिटी नहीं है। उस 5% के लिए आप कहीं इधर उधर चेज मत करना, वरना आप पीडीएफ पढ़ते रह जाओगे, डाउनलोड करते रहोगे, सेव करते रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ भी ली तो याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहा तो क्या फायदा, है ना। तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिंगल सोर्स है, दिमाग में देखो लोड ही नहीं है कि भाई अच्छा इस महीने मुझे आराम से ये पूरा करना है, अगले महीने जीएस करनी है, फिर थोड़ा सा करंट जो चल रहा है उसको करके टेस्ट सीरीज लगा के पेपर दे आना। आप अगर जब डरते हो तो फिर कि यार ये वाली बुक पढ़ लेते हैं, विंसर पढ़ लेते हैं, ये पढ़, भाई विंसर में भी हम देखना, लास्ट के आप उसके पेज उठा के देखो, पूरा उत्तराखंड यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बीच में जो करंट है, तो करंट के 4-5-6 चैप्टर में करा चुका हूँ आपको कवर, जिसमें माइग्रेशन है, आपदाएं हैं, ठीक है, वो सारी चीज हो गई। बहुत थोड़ा सा पार्ट रहता है, वरना पूरी ईयर बुक आपको ऐसे हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप वो सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, अगर आपने थोड़ा वो ट्रस्ट किया है तो। बाकी आपको अगर और कोई डाउट है, जैसे कुछ क्वेश्चन के डाउट थे आपको, तो वो क्या है ना, डाउट जैसे मैं बताऊं, अगर मैं इसमें डाउट लेता हूं अभी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी सिंपली क्या है, मैं आपसे चीजें डिस्कस करता हूँ, एक सेशन रखता हूँ, इसके बाद आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो भी है, उसमें आपके जितने भी डाउट थे कि भाई ये कहाँ मिलता है, झिलमिल ताल कहाँ है, वो सारा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चले पहले स्टार्ट करते हैं। क्या? वन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, वन। अब वन और एक साथ इसके एक टर्म और आती है, क्या है? वेजिटेशन। तो पहला डाउट तो भाई और बहनों यही रहेगा कि यार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फॉरेस्ट तो उत्तराखंड में कितने हैं, 45% है,
कहीं पे 65% दिया हुआ है, कहीं पे 71% दिया हुआ है, तो इसमें से हमें किसे सही मानना है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी और जो भी फैक्चुअल डाउट है वो सारे हम जो 1 की रिपोर्ट है उससे कवर कर लेंगे। अब मैं चलिए मैप इंपोर्ट करता हूँ। पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में जो भी चीज़ है ना, आपने कहीं से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है, तो पहले जो जमीन है आपके दिमाग की उसको मुझे फर्टाइल करना है, थोड़ा सा उपजाऊ बनाना है, क्योंकि अभी सोया हुआ है दिमाग। तो पहले आप दिमाग चलाओ और दिमाग चला के थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करो सोच के, क्योंकि देखो मैं पढ़ा दूंगा आपको तो आप पढ़ के तो आंसर दे ही दोगे, है ना। अभी नहीं दोगे तो 2-3 रिवीजन के बाद दे ही दोगे, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन आपको आए या सारी चीज आपको आए। जब नहीं आएगी तो आपको दिमाग चलाना है। जब दिमाग चलाना है और उन क्वेश्चन पे दिमाग चलाना ही है तभी आपका प्रीलिम क्लियर होगा। मैं आपसे आज बोल रहा हूँ सब कुछ पढ़ लेना, लेकिन 5-6 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग एक लेवल के ऊपर जाके सोचना पड़ेगा, तब जाके ही आपके आंसर टिक होंगे। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं रिपीटेडली बोलता हूँ, यूपीएससी में भी यही है, किसी भी एग्जाम में जो बच्चे बार बार रिपीटेडली निकाल लेते हैं ना, तो उनका क्या रहता है, एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है। वो कैसे कि आप जितनी भी नॉलेज है आपकी, आप उस नॉलेज से यहां तक पहुंच सकते हो। ठीक, आपने कम पढ़ा है तो आप इतने क्वेश्चन सही करोगे, उससे अच्छा पढ़ा है तो इतना, इतना पढ़ा है तो इतना, और टॉप पढ़ के गए बिल्कुल सबसे एक्सीलेंट वाला तो यहाँ तक। लेकिन पेपर या कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको इस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। तो ये नॉलेज तो देखिए आपने जो भी पढ़ी है वो पहुंचा ही नहीं पा रही है, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हुआ। जो डाउट आता है तो वो इसीलिए नहीं होता कि आपने ये पूरा काम किया, इसके बाद जो एक सोचने वाला काम था कि 4-5 क्वेश्चन पे इंस्टिंक्ट, एक लॉजिक, एक समझ, वो इसी नॉलेज के बेस पे ही, अब बस आपने इसको हिट कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। ये हार्डली 5-6 क्वेश्चन है। ठीक, अब आप सोचो कि मैं लॉजिक से ही सारे कर लूंगा, तो आप समझो अभी इस लेवल पे हो, तो यहां से यहाँ की जंप मारना बहुत मुश्किल है। आप इधर खड़े हो तो यहाँ से जंप मारना आसान है। बस इतना काम है, वो मैं आपको सिखाऊंगा और डेवलप कराऊंगा ही कराऊंगा, अदरवाइज फिर मेरा आपको समझाने का कोई मतलब नहीं है। अभी जब आप टेस्ट सीरीज में देखोगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि लॉजिक भी कोई चीज होती है। अभी एक पोस्ट मैंने शायद अपलोड किया था एक क्वेश्चन, तो उसमें बहुत लोगों ने गलत किया, लगभग 49% लोगों ने उसको गलत किया। ठीक, तो क्यों था ये और क्या था ये, तो उसमें मैंने पूछा था कि कौन सी रिवर ग्लेशियर से निकलती है, ये ग्लेशियर से नहीं निकलती, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो सारी मेंशन की हुई थी मैंने ऊपर की, बीच में एक रामगंगा की हुई थी। तो रामगंगा आप समझो दूधाटोली रेंज से निकलती है, ग्लेशियर नहीं। ठीक है, समझ गए। वो थोड़ी सी बातें आप अगर जो पढ़ा हुआ है, देखिए रिवर तो मैंने सभी को पढ़ाई है ना। आप बताइए क्या मैंने नहीं पढ़ा है कि दूधाटोली से निकलती है, सारी रिवर पढ़ाई है आपको। लेकिन उसी में से बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं और कुछ बच्चे सही कर पाते हैं। बस यही है आपकी समझ। वो जो मैंने जंप बोला ना, वो यही है कि आपको बस समझना भी तो है, पढ़ तो लिया। अब चलिए, ये उत्तराखंड है, मैं आपको अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके आंसर आप ही सोचो। ठीक, क्या पहला मेरा सवाल है, आपको पता है कि ये कुमाऊं है, ये कुमाऊं है और ये गढ़वाल है, इतना क्लियर है। तो आप मुझे बताइए कुमाऊं और गढ़वाल में से सबसे ज्यादा वन, फॉरेस्ट कहाँ होंगे। ठीक है, किस वाले रीजन में है, गढ़वाल में है, कुमाऊं में? सोच के बताइए आराम से, बनाया अपने लॉजिक, अब अपने आंसर को आप टेस्ट करो। तो सिंपली गढ़वाल में ज्यादा है। जिसने सोचा कि कुमाऊं में ज्यादा है, तो भाई आपने क्यों सोचा उसका रीजन सोचो कि भाई मैंने ऐसा क्यों ही सोचा। क्या मैंने क्वेश्चन पूछ लिया इस वजह से आपको लग रहा है कि जो पूछ रहे हैं मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, और लॉजिक है तो हमें अपना जवाब उल्टा ही देना है ना, ऐसा भी होता है। तो वैसा नहीं, जो कॉमन सी चीज है कि देखो ज्यादा एरिया इसके पास है, इसके पास कम एरिया है, तो ऑब्वियसली गढ़वाल में ज्यादा है, सिंपल है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, आपने उत्तराखंड नहीं पढ़ा, वन इस वाले रीजन में ज्यादा होंगे या फिर इस वाले रीजन में? सोचना आराम से, और आंसर देने के साथ साथ आपको रीजन पता होना चाहिए, रीजन जरूरी है।
चाहे गलत है, आप गलत आंसर दो, लेकिन उसका एक कारण होना चाहिए, वैलिड कारण। सोचिए थोड़ा। तो यहां पर ना, इधर इधर फॉरेस्ट कम है, कम है, लाल मैंने कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ग्लेशियर हैं, ज्यादातर वनस्पति हो ही नहीं पाती, हाइट इतनी है। इधर क्या है, इधर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, ये पूरा रीजन फॉरेस्टेड ही है, बहुत पेड़ है इधर कंपैरिजन में। अब आप इसके और इसके नीचे वाले कंपैरिजन में आओ, कि इस वाले रीजन में और इसके साउथ में, यहाँ पे जो रीजन है, इसको दूसरे पेन से करते हैं, कहाँ फॉरेस्ट ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हुए कि यार इसका तो पता था, इसका नहीं पता। तो अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं तो कोई बात नहीं, आप सही हो, इसका जवाब आपको देना भी नहीं है ना, क्योंकि बिना पढ़े थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आप मुझे और नीचे आइए थोड़ा सा, इस वाले रीजन में फॉरेस्ट ज्यादा होंगे या कम होंगे? अब आप कंपैरिजन करके बताइए मुझे, इसमें और इसमें कंपेयर करना है, तो आप क्या आंसर मारोगे कि काले वाले इस वाले रीजन में ज्यादा होंगे या इसमें? इसमें इसमें कंपैरिजन करना है तो आप क्या आंसर लगाओगे, और इसमें इसमें कंपैरिजन करना है तब आप क्या आंसर लगाओगे। ऐसे ही इसको इससे कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो ना, इसको इसको जो बोल रहा हूँ मैं, इस वाले रीजन को जो ग्रेट हिमालय का है, इसको प्लेन वाले रीजन से कंपेयर करते हैं, तो किस में ज्यादा है, आप खुद सोचना। ठीक, चलिए अभी इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में कुछ आया तो सही, आपने कुछ सोचा ना कि यार अच्छा कैसे कहाँ। अब जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आप देखते चलना कि जो आपने सोचा वो सही था या गलत था। गलत था तो आप उसको याद कर लो, समझ लो कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसे होता है, और सही था तो अपने ऊपर थोड़ा सा और विश्वास करो कि यार देखो, मैं बिना पढ़े भी सही सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की और वेजिटेशन की। तो आप पहले ये भी सोचिए कि फॉरेस्ट बड़ी चीज है या वेजिटेशन, वनस्पति। फॉरेस्ट मतलब वन, और वेजिटेशन मतलब वनस्पति। तो देखो, एक तो हुआ वन और दूसरा है वनस्पति, तो मतलब वनों में भी इसका पति वनस्पति, तो ऑब्वियसली बड़ा ही है वनस्पति। पति है ना, मतलब वन तो इसमें आ ही गया, पति है मतलब कुछ बड़ा ही है। तो वेजिटेशन मतलब वनों से भी बड़ी चीज होती है वेजिटेशन, क्योंकि वन में क्या है, देखिए आप किसी पेड़ की बात करते हो कि भाई चलिए ये एक पेड़ है, ये इसके चीड़ के वन है, ये इसके वन है, ये उसके वन है। पेड़ों की ज्यादातर बात होती है, छोटी मोटी और चीजें हो सकती हैं, झाड़ी झोड़ी। लेकिन वनस्पति में क्या है, वनस्पति में आपके पेड़ तो आएंगे ही, साथ में घास, ग्रासेस, आपकी जड़ी बूटी, झाड़ी, ठीक, इवन ये जो लाइकेंस, जो कवक, लाइकेंस, एल्गी, मोजेज, ये जितनी भी चीज मतलब सब कुछ लगा दो आप जिसमें जान आपको लग रहा है कि खुद से वो बढ़ जाती है, तो वो वनस्पति है। तो वनस्पति बड़ी चीज है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट, वनस्पति पढ़ते हैं क्या? वनस्पति जरूरी है, हम एक्चुअल में वनस्पति ही पढ़ेंगे, और इस वनस्पति में वन हमें पढ़ना है। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल समझो, आपने सुना है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, तो ये एक प्रकार के वन है। ठीक, आपने फिर अगर सुना है कि जो वेजिटेशन है, जैसे मेडिटेरेनियन रीजन की वेजिटेशन, तो उसमें सपोज ये फॉरेस्ट भी आ गए, जो और सेब, अंगूर, जितनी भी ये चीजें, फल फूल, सब इसमें आ गया। तो वनस्पति में तो आपकी जो सेब है, चाय, मतलब सारी चीज आ जाएंगी। ठीक, पहली चीज आप समझ गए। चलिए अब देखिए दूसरी चीज, ये उत्तराखंड का मैप है। पहले हम वन पढ़ लेते हैं, वन कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे वन हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अपना उत्तराखंड का मैप। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ये टेढ़ा है, पर क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है अपना ही मैप है। चलिए सबसे नीचे, नीचे से एकदम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हाइट कितनी है, लगभग लगभग एकदम नीचे की बात कर रहा हूं मैं, 300 मीटर की हाइट है।
ठीक, 300 मीटर। इसके ऊपर ये जहाँ देहरादून है, ये सब 600 मीटर में बोल सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आप एग्जैक्ट माइंड मत करना। 600 मीटर, 600। अब 600 के बाद लगभग लगभग 600 से ये 1200 हो जाएगा। 1200 शिवालिक वाला रीजन आप बोल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, आप बस समझते चलना। 1200, 1200 से ऊपर ये 1800, 1800 मीटर। इसके ऊपर चलते हैं, 1800 से 2700, 2700 मीटर। 2700 से और ऊपर चले तो ये हो गया आपका इधर रुद्रप्रयाग में चोपटा वगैरह 3600 मीटर, 3600 मीटर। और इसको आप 3600 मीटर प्लस कर देना, ठीक, इसको ऊपर कर देना। अब देखिए कहाँ पे कितने वन पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप नीचे चलते हो तो नीचे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे लगभग लगभग 12%, 12.8 है, लेकिन आप 12% या इसको 13 कर दो ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। 13%, 13%। इसके आप थोड़ा ऊपर चलते हो 300 से 600 तो आपको लगभग लगभग 12% मिल रहा है, ठीक, 12%, 13, 12। अब इसके आप थोड़ा और ऊपर चलते हो तो आपको मिलता है 16% वन। थोड़ा और ऊपर चलोगे तो 22%, ठीक। इसके थोड़ा और ऊपर चलते हो आप तो आपको 28% मिलता है, और यहाँ इसके ऊपर जाते हो तो 7%। कितना हुआ है आपका 2700 से ऊपर, तो इसमें आप बोल दीजिए 1% या उससे भी कम। तो एक काम करते हैं, इसको हम इरेज ही कर देते हैं, ये वाली लाइन है ही नहीं। तो कितना मिल रहा है इसमें 28%, 28%। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ मिल रहा है, इसी रेंज में मिल रहा है, 1800 से 3600 वाली रेंज में। अरे यार, इस वाली रेंज में मैक्सिमम फॉरेस्ट है, ठीक। अब समझ में आया। तो आपको जो मैंने बताया था कि मिडिल हिमालय वाला जो रीजन है, पूरा मिडिल हिमालय, यहीं पे सबसे ज्यादा वन है। पहली चीज, जो पहाड़ी पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा इस ही रीजन में रहती है, इस वाले रीजन में। आप बोलोगे कि सर पॉपुलेशन तो नीचे ज्यादा रहती, नीचे रहती है पॉपुलेशन, लेकिन नीचे तो बाहर की पॉपुलेशन भी है, प्लेन वाला रीजन है। उत्तराखंड में जो पहाड़ की पॉपुलेशन है, पहाड़ी लोग जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इस वाले रीजन में रहते हैं, इसी को बोलते हैं मिडिल हिमालय, ठीक। तो ये आपको समझ में, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, इसी रीजन में है। और जब आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो लगभग यही सारी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो समझ में आई बात, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, इस रीजन में है, ऊपर 7 है। अब इसका आप लॉजिक समझो क्यों है भाई, है ना, ये तो आपने पढ़ा। अब देखिए नीचे 13% क्यों है, नीचे तो भाई इस हिसाब से जैसे कम हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ तो कम होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होने थे। तो जब आप यूपी में जाओगे तो यूपी में तो बहुत ही कम है, 9% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 9% फॉरेस्ट है, 9% ओनली। सरकार का टारगेट भी 15% का है, मीन्स बहुत कम है। तो आप इस चीज को समझो, यहाँ पे इतने कम क्यों है, कम क्या मतलब रिलेटिवली आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो ज्यादा है, ऊपर थोड़े से कम है, फिर बढ़ रहे हैं, फिर कम है, ठीक है, फिर ज्यादा। तो कुल मिला के आप एक चीज समझो कि ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, आपको पता है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत रहती है, ज्यादा पॉपुलेशन है। तो भाई उस हिसाब से तो यहाँ फॉरेस्ट और कम होने थे। तो यहाँ पे क्यों है ज्यादा, यहाँ पे इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इसको सरकार ने यहाँ पे रिजर्व एरिया कुछ घोषित किया हुआ है। कि देखो आपने देखा है कि यहाँ पे ही आपका कॉर्बेट पड़ता है, ठीक, राजा जी भी इधर ही पड़ता है, इस वाली रेंज में राजा जी। तो कुछ तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, तो उस वजह से यहाँ पे पेड़ कटेंगे ही नहीं, उस वजह से भी ज्यादा है। और दूसरा, आपने एनवायरनमेंट में एक टर्म पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं क्या, आप सपोज एक टेरेस्ट्रियल सिस्टम से, जमीन से
दूसरे टेरेस्ट्रियल सिस्टम में जब स्विच करते हो, जैसे पहाड़ में, इसको एक टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन। ऐसे ही जैसे ही आप जमीन पे हो और जमीन से एकदम समुद्र पे पहुंच जाते हो, ये जमीन है और ये समुद्र, ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं इकोटोन, क्योंकि इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। यहाँ पे जमीन वाला है, यहाँ पे जल वाला है, तो इस वाले एरिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, बहुत पेड़ होंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी। ऐसे ही प्लेन और पहाड़ का जो ट्रांजिशन बेल्ट है, तो इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी ठीक ठाक रहती है, पेड़ बहुत रहते हैं, इसी को बोलते हैं इकोटोन। तो अब आप समझो 300, यहाँ से पहाड़ एकदम उठना स्टार्ट होता है, तो उस वजह से यहाँ पे इकोटोन वाला रीजन है, यहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा है, झाड़ी वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एरिया है, इकोटोन है। इसके बाद तो सब पहाड़ी है, पहाड़ ही उठ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी आपको सबसे ज्यादा? इस वाले ट्रांजिशन जोन में, इस वाले ट्रांजिशन जोन में, इस वाले में, आप थोड़ा ऊपर बोल लीजिए, यहीं पे मिलती है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। एलिफेंट इधर ज्यादा है, टाइगर इधर है, ठीक है, इधर बाकी वेटलैंड वगैरह भी है। तो आप समझ रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ क्यों मिल रही है ज्यादा? क्योंकि ये ट्रांजिशन एरिया है। ऊपर आप पहाड़ पे जाओगे, उतनी जैव विविधता नहीं है, मीन्स प्लांट्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, इतने जीव जंतु नहीं मिलेंगे, तो वो यहाँ पर है, ठीक। इसी वजह से यहाँ पे 13% फॉरेस्ट है, क्योंकि कुछ रिजर्व एरिया है, सरकार कटने ही नहीं दे रही, प्रोटेक्ट करके रखती है। ऊपर से एक ट्रांजिशन एरिया है, इस वजह से यहाँ पे पेड़ है। इसके ऊपर आप चलते हो तो 12%, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसे, 12% आपको एक आइडिया लगा कि यार जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 12% क्यों हो रहा है? तो 12% देखिए इसलिए है क्योंकि ना, असल में आपने सुना है भाबर वाला रीजन, ये तराई का हुआ, इसकी थोड़ा सा ऊपर ये बेल्ट है भाबर की, कंकड़ पत्थर है। अब कंकड़ पत्थर है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है, तो उसमें ऐसा नहीं कि प्लांट उगते, झाड़ी वगैरह ही होती है, तो थोड़ी झाड़ी रहती है, ज्यादा नहीं है, झाड़ी है, तो उस वजह से थोड़ा सा कम हुआ है। देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम हो गया है, 5% पे आ गया, 12%, 13%, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही बहुत कम है, ठीक, 12%। अब इसके ऊपर आप जैसे बढ़ते हो 600 से 1200 मीटर, तो फिर से वेजिटेशन बढ़ना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि अब तो यहाँ से पेड़, सीधे पेड़ ही रहेंगे, लोग तो यहाँ पे है नहीं, देखिए पॉपुलेशन तो बहुत कम रहेगी, पॉपुलेशन है नहीं, पहाड़ी एरिया है, नेचुरली यहाँ पे पेड़ उगते ही रहेंगे, तो यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है। और ऊपर जाओगे तो वेजिटेशन और ज्यादा है, वेजिटेशन मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है। और इसके ऊपर जाते हो तो मैक्सिमम इस मिडिल हिमालय वाले रीजन में 28% के लगभग है। और उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या है, बर्फ वगैरह है, बर्फ है सारे में, ग्लेशियर है दुनिया भर के यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे वनस्पति ज्यादा नहीं है, फॉरेस्ट उतने नहीं है, 7% के आसपास ही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए टिम्बर लाइन स्टार्ट हो जाती है, कि यहाँ तक पेड़ रहेंगे, ये टिम्बर लाइन है, ऊपर बर्फ है, स्नो लाइन है, तो बीच में घास के मैदान रहते हैं, तो इधर घास के मैदान ज्यादा मिलते हैं इस वाली बेल्ट में, ठीक। बुग्याल अभी हम पढ़ेंगे, तो बस ये वाला रीजन है 7%। याद करने में आपको प्रॉब्लम आए तो मैं चलिए ऐसे बता देता हूँ। देखिए आप सबसे ऊपर और सबसे नीचे में कंपेयर करो, 13 और ऊपर कितना है 7, 13 7 20%, तो उत्तराखंड का ऊपर वाला रीजन वहां पे कम है, आपने याद कर लिया 7, नीचे वाले रीजन में 13% है, तो टोटल पूरे उत्तराखंड को आप ऊपर से हटा दो और नीचे से, तो 20% इसी में चला गया, बाकी बचा 80%। वो 80% लगभग शिवालिक और मिडिल हिमालय में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मिडिल हिमालय में ज्यादा है, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ मत याद रखो। समझ में आई बात? आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ग्रेट हिमालय में ज्यादा फॉरेस्ट है या मिडिल हिमालय में? आंसर मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में ज्यादा है शिवालिक में? आंसर आएगा मिडिल हिमालय, ठीक। मिडिल हिमालय में ज्यादा है या प्लेन में? तो मिडिल हिमालय। अगला क्वेश्चन जो कंफ्यूज करेगा कि प्लेन में ज्यादा है या फिर ऊपर जो ग्रेट हिमालय की हाइट है वहां, तो प्लेन मार देना बस। समझ में आई बात? तो ये आपका एक ऑल्टीट्यूड वाइज हाइट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम कहानी को अपनी आगे बढ़ाते हैं, इसको इरेज नहीं करते हैं, है ना, बाद में काम आएगा। चलिए ये आपने देखा, तो कौन कौन से फॉरेस्ट हैं उसकी बात करें, है ना, एक बार उसका भी मैप बना लेते हैं।
ताकि फिर आपको ज्यादा जो पेड़ रहते हैं ना परेशान ना करे। तो एक चीज मैं आपको बताऊं ना भाई या बहन, जो भी हो आप, ज्यादा ना पेड़ में एक कंफ्यूजन क्या होता है, मैं आपसे बोल देता हूं कि देखिए यहाँ पे ना इस वाले रीजन में साल का पेड़ मिलता है, ठीक। साल का पेड़ यहां भी मिल सकता है, कैसे? क्योंकि देखो इधर ये पहाड़ है, इस पहाड़ की इस वाली हाइट पे कोई सपोज चीड़ का पेड़ मिल रहा है, चीड़, ठीक, और एक ऊपर ये मिडिल हिमालय समझ लो, तो यहाँ पे भी एक चीड़ का पेड़ मिल सकता है, लेकिन चीड़ का पेड़ इस वाली हाइट पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा इस वाली हाइट पे नीचे, क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो हाइट ऐसे बढ़ रही, नहीं, ये क्या है, इस तरीके से है ना। तो एक्चुअल में क्या है, चीड़ का यहाँ भी मिलेगा, लेकिन वो मिडिल हिमालय के लोअर हाइट पे मिलेगा। यहाँ पे चीड़ मिलेगा क्या, शिवालिक वाले रीजन में, शिवालिक वाले रीजन की जो हाइट है उस पे चीड़ मिलेगा। तो दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, समझाने में भी मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चले, ठीक है, समझाने में भी आप एक चीज समझ लेना इसको ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेम ही इस चीज का है। मैं आपसे बता दूं कि इसमें साल, शीशम, सेमल, हल्दू, सागौन, जामुन ये सारे मिलते हैं, तो वो यहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पहाड़ होगा उसकी इस वाली हाइट पे मिलेगा। समझ गए ना बात को? बस थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो एक बार पॉज लो और फिर से समझो, ठीक। तो चलिए, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे अगर मैं आपसे पूछूं, फिर एक तरह से इसका डिवीजन है, फिर इसके ऊपर एक डिवीजन आएगा, फिर इसके ऊपर आएगा डिवीजन। एरिया आपको समझ में आ गया। हाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यार हाइट पे मैं बोल देता हूँ आपसे कि यार आप समझो कि जो रोडेंड्रोन से बुरांस है उसका पेड़ आपको रुद्रप्रयाग के आसपास मिलेगा या उस मिडिल हिमालय की हाइट पे मिलेगा। तो यार नैनीताल में भी तो लगे हुए हैं, फिर क्या होगा, तो नैनीताल की हाइट पे होंगे और उसकी लोअर वाली हाइट पे, समझ गए। चलिए, तो इसको ये जो सबसे नीचे वेजिटेशन मिलेगी इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल को देखिए मैं देख लेता हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। इसको देख लेते हैं ताकि हिंदी में आपको इशू नहीं आए। इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये लगभग आपके इस वाली हाइट से, यहाँ 750 मीटर से 750 मीटर से ऊपर ये 1200 मीटर की हाइट तक मिलता है। क्या नाम है, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण, ठीक है, कटिबंधीय वन। तो इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, तो इसमें मिलेगा देखिए आपको साल, शीशम, हिंदी में भी ऐसे ही रख लेना है, सॉरी इंग्लिश में भी, साल, शीशम, हल्दू, हल्दू, तून, तून का पेड़ मिलता है, ऐसे ही साल, शीशम, हल्दू, सागौन भी मिल जाएगा, सागौन, खेर मिल जाएगा, खेर, खेर, इस तरीके के पेड़ मिलते हैं। आपसे पूछेगा सिंपल सा क्वेश्चन कि जो सब ट्रॉपिकल या उत्तराखंड की जो लोअर बेल्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ या कौन सा पेड़ मिलता है स्पेसिफिकली, तो आंसर मारना साल, साल, ठीक है तो सारे पेड़, लेकिन साल यहाँ की प्राइम स्पीशीज है। अब आपको लगेगा कि फिर नीचे क्या मिलता है, तो नीचे भी यही पेड़ मिलते हैं भाई, है ना। तो इस चाहे तो आप इस रेखा को मिटा सकते हो, कि थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है। यहाँ भी सेम है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। उसको अगर पूछना है और सही सवाल पूछना है तो इतना मिक्स मैच है ना इसमें, तो उसमें आपके लिए फायदा है। वो बहुत स्पेसिफिक पूछेगा अगर पूछेगा तो, अदरवाइज नहीं पूछेगा यहाँ से, ये आपकी समझ के लिए है।
क्योंकि उसे सही सवाल बनाने के लिए ना उसने बोला साल मिलता है या ये मिलता है, वो पेड़ यहाँ भी मिल गया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, या पूछ लेगा सिर्फ यहीं पे मिलता है। तो बहुत केयरफुली एग्जामिनर उस क्वेश्चन को बनाएगा, और जब एग्जामिनर बहुत केयरफुली बनाता है तो आप समझो स्टूडेंट, आप हम लोग इसको पकड़ ही लेंगे। अभी PYQs में मैं आपको बताऊंगा कि आप देख के टिक मार दोगे कि बस ये पूछा है तो मतलब इस तरीके से पूछा है ऐसी लैंग्वेज में तो सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कौन सा है, इसके ऊपर आपको ज्यादा कुछ नहीं अंतर मिलेगा, ये साल शीशम सागौन ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके ऊपर भी लगभग हाइट आप 1500 मीटर रखो, 1500 मीटर। अब क्या है ना, देखिए ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, मैंने तो थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये नीचे आएगा है ना, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 1500 मीटर की एक हाइट है, तो इसके आसपास वाले रीजन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो नीचे तो मिलेगा आपका क्या, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस। ट्रॉपिकल को क्या बोलते हैं, इसको तो उपोष्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यार इसको हिंदी में, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण सूक्ष्म, सूक्ष्म बोलते हैं, ड्राई डेसिडुअस को बोलते हैं कटिबंधीय वन। तो नीचे वाले 1500 के आसपास और उससे थोड़ा नीचे आपको ड्राई मिलेगा। तो उसमें पेड़ कौन से होंगे, पेड़ सारे ये होंगे, आपको कोई स्पेसिफिक पेड़ याद नहीं रखना। इसके ऊपर, इसके ऊपर मिलेगा थोड़ा सा ऊपर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ही है बस इसमें ड्राई की जगह मॉइस्ट हो जाएगा, मॉइस्ट डेसिडुअस। तो है ये डेसिडुअस ही, डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती, कि यार ये ना जब इनको पानी नहीं मिलेगा या फिर थोड़ा सा बारिश कम होती है तो इन्हें पता है कि यार जमीन में तो इतना पानी है नहीं, बारिश हुई नहीं है, पत्तियों को उगाने के लिए और ज्यादा हमें पानी चाहिए, तो एक काम करते हैं सारी पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, पत्तियां सारी गिर जाएंगी तो अब पेड़ को पानी की जरूरत नहीं है, कम पानी में उसका काम हो जाएगा, जैसे ही बारिश वारिश आएगी तब अपना वो पत्तियां फिर से उगा देता है। तो वैसा ही है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, इसका कोई स्पेसिफिक पेड़, कोई पेड़ नहीं है, साल ही सब में डोमिनेट करता है, साल शीशम। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके पास थोड़ा चीड़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हाइट है, चीड़, लेकिन चीड़ यहाँ की कोई ऐसी स्पेसिफिक स्पीशीज नहीं है, चीड़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बस इसके ऊपर आपको एक और याद रखना है, 1500 से आप समझो 1800 तक, यहाँ 1800 मीटर तक क्या है, इधर मिलेगा आपको टेम्परेट माउंटेन, टेम्परेट माउंटेन, ये टेम्परेट है और पहाड़ का पेड़ है माउंटेन, तो वो वाले पेड़ मिलेंगे, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखने, चीड़ याद रखना है बस, चीड़, चीड़, चीड़ का पेड़। चीड़ क्या है, एक तरह से कॉनिफेरस है, मीन्स उसके ऐसे शंकुधारी है, कौन बनी हुई है उसमें, ठीक है, कॉनिफेरस है। कॉनिफेरस का मतलब देखिए क्या है, कॉनिफेरस क्या है ना, आपने देखा होगा ये पेड़ है, ठीक, नुकीला बन, नुकीला होता है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि बारिश वारिश आती है नीचे। अब इससे मिलता क्या है चीड़ से, देखिए चीड़ से आपको एक तो मिलेगा चिलगोजा, चिलगोजा, चीड़ से लीजा भी मिलता है, लीजा, ठीक है, लीजा और चिलगोजा मिलता है, इसी के लिए अंग्रेज ने इसको लगाया था और ये बहुत बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज के टाइम पे ये अभिशाप बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इस पेड़ की वजह से क्या हुआ है ना, चीड़ का पेड़ क्या है, यहाँ से पिरूल गिराता है, मीन्स इसकी जो पत्ती है वो बहुत फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी से जल जाती है। अब यहाँ पे वो जल जाएंगी तो जहां भी आप देखोगे ना पेड़ ही, जितने पेड़ है चीड़ के आसपास इतना ज्यादा पिरूल रहेगा, वो इतना खतरा है एनवायरनमेंट के लिए या फिर हिमालयन इकोसिस्टम के लिए। एक आपने माचिस की तिल्ली लगाई, पूरे में आग लग जाएगी, बहुत तेज फैलता है, कंट्रोल भी नहीं होता है। तो इसको अभिशाप भी बोलते हैं पहाड़ का। और वरदान किसको बोलते हैं, वरदान बोलते हैं बांज के पेड़ को, बांज, ओक, ओक की 5 वैरायटी, ओक की देखिए, ओक क्या है,
ओक की लगभग दुनिया में 40 वैरायटी हैं, उसमें से 5 उत्तराखंड में है। ठीक, 5 उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में लिख देता हूँ कौन कौन सी है। तो एक तो बांझी है, एक मोरू है, मोरू, एक खरसाऊ है, एक वाइट है। तो कुल मिला के 5 वैरायटी है ओक की, बांझ की। ठीक, तो बांझ कहाँ मिलेगा? इसके ऊपर मिलेगा। अभी मैंने आपको क्या लिखवाया? टेम्परेट माउंटेन में। तो इसको टेम्परेट माउंटेन नहीं, इसको स्पेसिफिक आप कर लो क्या, कोनिफेरस, क्योंकि इसके कोन्स हैं बने हुए, कोनिफेरस, नुकीले वन। ठीक है, तो इसमें एक पेड़ है चीड़, 1800 की हाइट तक ये आपको मिल जाएगा आराम से। चीड़ याद रखना है। इसके ऊपर क्या है? माउंटेन, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। इसमें एक ही पेड़ याद रखना है आपको, ओक, बांझ। बांझ के साथ आपको और भी फॉरेस्ट मिलेंगे, ये 1800 से 2700 तक मिलता है। इसमें और भी मिलेंगे, जैसे बुरांस, बुरांस को क्या बोलते हैं? रोडेंड्रोन्स बोलते हैं, बुरांस। स्प्रूस भी मिल जाएंगे, बर्च भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ओक याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम में एक पेड़ पूछेगा आपसे। ठीक, और भी पेड़ मिलेंगे यहाँ पे, सिल्वर फर, जूनिपर, वो थोड़ा और ऊपर हाइट पे। ठीक, अब इसके ऊपर जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। नीचे तो मिल जाएगा आपका क्या, देखिए नीचे, ऊपर क्या है? एल्पाइन, एल्पाइन, और उसके नीचे सब एल्पाइन, एल्पाइन। तो ऊपर तो एल्पाइन की क्या है? झाड़ी है, एल्पाइन श्रब्स मिलेंगे, झाड़ी वगैरह मिलेंगी। तो झाड़ी में आप क्या लिखोगे? कुछ भी लिख दो। ठीक है, झाड़ी में तो मेडिसिनल प्लांट्स प्लांट्स ये सब आ जाएंगे। सब एल्पाइन में आपको यहाँ पे मिडोज भी मिलते हैं, मिडोज भी मिलते हैं साथ ही साथ। अब यहाँ पे लिखो सिल्वर फर, सिल्वर फर, जूनिफर, जूनिफर, बर्च, बर्च, ओक का पेड़ भी मिल जाएगा, रोडेंड्रोन्स, रोडेंड्रोन्स, बुरांस भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो अब आपको क्लियरली समझ में आया कि यार किस हाइट पे कौन सा पेड़ मिल रहा है। देवदार तो छोटी गया यार, देवदार, देवदार, देवदार इधर भी मिलेगा, देवदार। तो अब एक चीज आप समझो, हाइट के हिसाब से आप समझ लो, देखिए क्या मिल रहा है कुल मिला के। वो तो मैंने आपको लैटिट्यूड के हिसाब से बताया। सबसे नीचे उत्तराखंड में क्या मिलेगा? साल, एक नाम याद रखो बस। साल से ऊपर जाओगे तो चीड़ मिलेगा, चीड़ से और थोड़ा ऊपर जाओगे तो ओक मिलेगा, जिसको बांझ, बांझ भी बोलते हैं। ठीक, बांझ से ऊपर क्या मिलेगा? तो बांझ और बांझ के साथ, ये तो बांझ ही हो गया, बांझ के साथ क्या मिलेगा? रोडेंड्रोन्स, रोडेंड्रोन्स, बुरांस। इसी के पैरेलल देवदार भी मिलता रहता है, देवदार। तो देवदार इधर भी मिलेगा, लेकिन इस हाइट के हिसाब से आप अरेंज कर लेना, ओक, बांझ, रोडेंड्रोन्स, देवदार। अब यहाँ पे आपको ये जितने फर हैं, सिल्वर फर, जूनिफर, बर्च, बर्च याद रखना, ये क्या है? हिमालयन बर्च बोलते हैं इसको, भोजपत्र हिंदी में, भोजपत्र। ये पेड़ देखा है आपने? ये जैसे पेड़ है ना, तो इस पे ना आप यहाँ कट लगाओ, इधर कट लगाओ, तो पूरा ये इस तरह के, इसकी जो बार्क है, जो छाल है, वो पूरी उतर जाएगी। और वो उतरने के बाद उसमें पता है कैसा है? जैसे आप समझो प्याज है, तो प्याज में बहुत सारी लेयर है, तो ऐसे ही उसके आप अलग अलग लेयर निकालोगे तो ऐसे लगेगा कि पूरा पूरा एक शीट है, पेपर है। इसी भोजपत्र पे जितने हमारे महाकाव्य हैं वो सब लिखे गए हैं, केदारखंड, मानसखंड, पुराण। ठीक है, काफी चीजें उस पर लिखी गई हैं। किस पे लिखी गई है? तो भोज, देखिए पत्र, तो पत्र से याद आ जाएगा बर्च। ये कहाँ मिल रहा है आपको? एक हाइट पे मिल रहा है कि लगभग 2700 से ऊपर वाली हाइट पे आपको मिलेगा। 3000 भी बोल लीजिए इसको, 3000 से ऊपर वाली हाइट पे मिलता है। ठीक, इसके ऊपर फिर मेडिसिनल जो प्लांट्स वगैरह है आपके, अश्वगंधा, कुटकी, जटामासी, कीड़ा जड़ी, ये सब मिलते हैं। समझ में आया? तो बस ये याद रखना, साल, चीड़, ओक मतलब बांझ, रोडेंड्रोन्स, देवदार, सिल्वर फर, जूनिफर, बर्च, ब्लू पाइन। ठीक है, भोजपत्र और मेडिसिन, इतना याद रखना है। बाकी इससे ज्यादा आप कुछ भी करोगे इसमें तो सिर्फ कंफ्यूजन है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है कि देखिए ऐसा नहीं होता है कि पहाड़ पे सिर्फ एक ही तरीके से मिलेगा। भाई ये हाइट है, ये हाइट मैंने बताई आपको ओक की, कि तो यहाँ पे तो ओक मिल रहा है, लेकिन जब ये दूसरा पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उस पहाड़ पे भी इस वाली हाइट पे तो ओक मिल ही जाएगा, यहाँ पे मिलेगा दूसरा देवदार वगैरह।
समझ रहे हो आप भाई? पहाड़ ऐसे नहीं है ना एक ही पहाड़ है, पहाड़ ऐसे है ना कि भाई कोई हाइट है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, इस तरीके से। तो यहाँ आपको मिल रहा है सपोज ओक, बांज, तो बांज का पेड़ दूसरे पहाड़ पे, या फिर आप मिडिल हिमालय में भी जाओगे तो इस हाइट पे मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ इसके टॉप पे नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, समझ में आई। तो ये दो काम आपके होते हैं। इसके बाद और जरूरी काम वो है फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे हम चलेंगे। चलिए, ये एक ओवरव्यू मिला आपको फॉरेस्ट का, अभी तो ये शुरुआत है। एक्चुअल में आपको बहुत सारी चीजें तैयार करनी है, तैयार क्या मैं कराऊंगा ये भी, और इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर या दो लेक्चर में आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगी। उसमें देखिए क्या डिस्कस करेंगे हम, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सॉइल तो हमने कर लिया है, ठीक, और मिनरल्स, तीन हुए। तीनों का एक ही कॉम्बो है, वो एक ही तरीके से हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन और सेंसस, ठीक है, तो वो आपकी पॉपुलेशन, ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काम हो गया। बची आपकी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में बस ज़्यादा कुछ नहीं है, तीन सेक्टर है, उसका डिवीजन आपने देख लिया, साथ में हेल्थ, एजुकेशन, एसडीआई देखा, काम खत्म। बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो मैं आपको करा ही चुका हूँ। अच्छा, वो आपको नहीं कराया, चलिए वो भी करा दिया जाएगा। तो आपका लगभग लगभग आज 13 है ना, 12 है, 13 है आज, 13 है, 13। कल आपका ज्योग्राफी पूरा, और 3 दिन में 13, 15, 16, 17 में आपका इकोनॉमी पूरा। फिर हम 12-13 दिन में हिस्ट्री पूरी करके इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, विराम देंगे, है ना। चलिए, समझ में आ गया। फॉरेस्ट रिपोर्ट तो हम एक काम करते हैं ना, डाउनलोड ही कर लेते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट ये यार, इसको इंपोर्ट करना है। 2023 FSI, आपको जब भी इशू होए ना तो आप ऑफिशियल से डाउनलोड करना। चलिए, तब तक ही डाउनलोड होती है। एक्चुअल में भी जो वीडियोस नहीं आ पा रही हैं थोड़ा, चलिए पहले इसको डाउनलोड करते हैं, बातें बाद में। ईयर 2021 देखिए, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, इससे भी आपकी समझ में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। जो फॉरेस्ट सर्वे, ये जो FSI रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लिए बनाता है। कौन बनाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कब से बना रहा है? 1987 से बना रहा है, 1987 से, 1987 से। अब कहाँ पे इसका ऑफिस? तो कोलागढ़, देहरादून, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको फॉरेस्ट कवर मैप, चलिए देखिए तीनों चीज़ कराऊंगा। देखिए 1987 से इसने रिलीज करनी स्टार्ट की थी, लेकिन हर 2 साल बाद अगर ये दे रहा है तो देखिए 91, 93, 95, 97, ठीक है, 99, 3, 5, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19, 2, 21 और 23। 21 के बाद 23, 23 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो 23 के बाद 25 में आनी थी, बट कोई नहीं, आ जाएगी, आने वाली होगी। जब तक नहीं आएगी तब तक आपको ये पढ़नी ही है, और कोई चारा अपने पास नहीं है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं ना, कर लेते हैं यार, PDF से ही काम हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। बुक्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक्चुअल में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसका वॉल्यूम 1 तो इंडिया के लिए ही है, उसका जो वॉल्यूम 2 है वो स्टेट के लिए होता है। हर 2 साल में आती है, 1987, 1989 से स्टार्ट हुई है, 2-2 साल में आती है। 23 की, तो 23 के बाद 25 में
25 का डेटा भी आना था, अभी आया नहीं, आने वाली होगी। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। 428 पेज की है लगभग। देखते हैं किस पेज पे है इसमें उत्तराखंड का। ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसने स्टेट वाइज दिया हुआ, देखिए बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो हम कहाँ है अपना, देहरादून, सॉरी उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड। 310 पेज नंबर पे है, तो हम 310 पे ही चलते हैं सीधे। ये 82 है भी, 310 ऑफिशियल से ही आपको पढ़ना चाहिए। आप ना इधर उधर जो पीडीएफ मिलती रहती है उसमें फिर डेटा वेरी करता है, यहाँ से पढ़ो। अगर फिर पेपर में कुछ गड़बड़ होती है, कोई क्वेश्चन वो गलत बनाता है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, हम क्लेम करेंगे इस आंसर की को। ये है साडा उत्तराखंड। ठीक, ये कौन से पेड़ है बताइए, कौन सा पेड़ लग रहा है आपको, चीड़ है क्या? चलिए, पहली चीज देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं, फिर आपकी आईज पे फिर जोर आएगा। अदरवाइज ऑफिशियल आप चाहें तो डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ज्योग्राफिकल एरिया, ये तो मैंने आपको पहले दिन से रटवा रखा है, 53,483। याद रखना इस फोन नंबर को, 53,483। ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उत्तराखंड का। मीन्स उत्तराखंड ये जो है ये इतना है। ठीक, अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये छोड़िए, पॉपुलेशन कितनी है, तो 1 पॉइंट इतने मिलियन, मीन्स लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है, ऐसे याद रखो, सिंपल। डेंसिटी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है 189 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो 189 क्या है, किसी चीज का ये आपको नहीं लगता स्क्वायर है? 13 का है क्या, 13 13 13 तिया 39, 13 9 6 169 होता है, 189 है। चलिए, तो 13 जिले हैं, 13 का स्क्वायर कर दो तो उसके ऊपर यही है 189, याद नहीं रहे तो। या फिर अगर आप भूल जाओ तो भाई ऐसे याद रख लो, 1 + 8 = 9। 1 और 8 9 होता है, इतना। लाइव स्टॉक कितना है, मीन्स पशु वगैरह कितने हैं, तो 4.79 मिलियन। अब ये मिलियन क्या होता है, तो आप मिलियन में आप ऐसे समझो 47 लाख, लगभग 47 लाख। ठीक, तो 1 करोड़ आदमी है। आदमी मीन्स क्या, मैन नहीं, मेल और फीमेल, मीन्स टोटल लोग इतने हैं, उसके आधे पशु हैं, बाकी है पशु हैं आधे, नहीं यार आधे तो पशु नहीं होंगे। ठीक, 13 जिले हैं। पहाड़ की कितने जिले, 13 ही इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी हिल डिस्ट्रिक्ट 13 तो नहीं है यार, है ना। 13 कैसे हो जाएंगे आप बताइए, हरिद्वार पहाड़ में कहाँ आता है, उधम सिंह नगर तो बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी इन्होंने काउंट किया हुआ है। तो चलिए, सबकी अपनी अपनी काउंटिंग है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो आपको पता लगा ज्योग्राफिकल एरिया है 53,483। तो इन्होंने बस इसको हेक्टेयर में लिख दिया 5348, उसके आगे नहीं लिखा। अब इसमें से फॉरेस्ट कितने हैं, तो आपको जो कंफ्यूजन होता है ना भाई, उस कंफ्यूजन को दूर करना है। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि वो कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए निकल जाए कि कितने % है, कहीं पे 65 है, कहीं पे 71 है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझो, देखिए क्या स्थिति है। बात कुछ ऐसी है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 53,483। ठीक, अब रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन, आप उसको छोड़ो, मीन्स हमने मान लिया कि पूरा एरिया हमारा 100% है। ठीक, तो उसमें वन कितने हैं, तो वन है आपके 63%। तो ये जो 53
483 है, इसमें से वन कितने हैं? वन है आपके लगभग 38,000। आप 38,000 याद रखो। जैसे नीचे क्या है, 53,000 है, 53,000। तो जहां फॉरेस्ट है, जो रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन वो 100% है, तो उसमें से जो वन है फॉरेस्ट है वो 38,000 है। 38,000 ये कितना है? लगभग 63%, 63%। पहला फैक्ट आपके दिमाग में। फिर उसमें से 7% लैंड ऐसी है जो कल्टीवेशन के लिए है ही नहीं। जो 7% है उस पर आप कुछ नहीं उगा सकते हो। कुछ ऐसी लैंड है जिसपे परमानेंट ग्रेजिंग, जैसे बुग्याल वाली भूमि है, वो 3% है। ऐसे ही लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रोप्स, मींस ऐसी जमीन जहाँ पे पेड़ भी हैं, कुछ क्रॉप्स भी लगी हुई हैं और कुछ बाकी की चीज भी है, वो 3% है। ठीक है, सॉरी ये 6% है। ऐसे ही कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है कि देखिए, ऐसी लैंड जिसको आप यूज में लेके आ सकते हो लेकिन आप अभी उसको बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो, तो वो लगभग 5% है। ऐसे ही फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, ये कितनी है? 1.8। करंट फैलो कितनी है? 1.68। नेट सोन एरिया है 9.89। देखिए इसकी ना एक एक टर्मिनोलॉजी आप समझ लो क्या है ना, फिर आपको कंफ्यूजन इसका होगा ही नहीं। तो चलिए, ये तो आपने एक तरह से, मैंने आपको बस डेटा बताया जो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन उससे काम तो नहीं चलेगा, ये तो आप भी पढ़ लोगे। तो देखिए ज्योग्राफिकल एरिया 53,483 है, मीन्स 53,483 है। ठीक। और जो रिपोर्टिंग एरिया इन्होंने लिखा हुआ है लैंड यूटिलाइजेशन के लिए, वो लिखा हुआ है 60,000 की समथिंग। तो यार ये तो टोटल उत्तराखंड के एरिया से भी ज्यादा हो रहा है ना, इससे भी ज्यादा हो रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री जब अपने लैंड रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, तो वो किसी एरिया को अपने अंडर ले लेते हैं, वो किसी और एग्रीकल्चर के अंडर भी आता है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर भी आएगा, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके अंडर भी आएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एरिया आपको लगता है कि बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा 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 सब में ऐड हो रहा है। तो उत्तराखंड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को ना लेके इन्होंने टोटल एरिया क्या लिया है? जो रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन है। मींस अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। देखिए ये जो 70 की और इसकी पहली है ना, देखिए फॉरेस्ट कितने पे है? 38,011 पे। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए 38,000 ही अगर हम कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय ज्योग्राफिकल एरिया 53,483, तो 71% बैठता है। ये आप देख लीजिए 71% इतना है। तो कुल मिला के स्थिति जो आती है ना कि आप लोग बोलते हो या फिर कुछ लोग डाउट करते हैं कि सर कितना है आप मुझे बताइए, तो कहीं पे 65 आपको मिलेगा लिखा हुआ। ये जो 63 है इसको 65 कर देते हैं लोग, कहीं पे 70%, अप्रोक्स 70, कहीं पे 71%। तो एक चीज सिंपली आप ध्यान रखो बस, क्या कि देखो भाई उत्तराखंड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 53,000। उसमें से 38,000 पे वन है, और वो 38,000 कितना बैठ रहा है? 63%। 63% ही एक्चुअल में इसका नहीं है। सिंपली मैं आपको देखिए एक लाइन में बता रहा हूं, बस इसको याद रखना। अभी तक जो कहानी है उसको छोड़ो आप, कि टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 53,000। 53,000 है, जिसमें फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जिसमें है वो कितना है? 38,000 है। 38,000 है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, ये कर रहा है कंफ्यूजन। ये कैलकुलेट करता है रिपोर्टिंग एरिया के हिसाब से। रिपोर्टिंग एरिया बैठ रहा है लगभग 60,000। रिपोर्टिंग एरिया, रिपोर्टिंग एरिया कितना बैठ रहा है? 60,000। तो टोटल तो ज्योग्राफिकल एरिया उत्तराखंड का 53 ही है, लेकिन अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, सब अपने अपने लैंड यूज को थोड़ी थोड़ी लैंड अपने पास रखते हैं। तो उससे क्या है ना, ये आपका बढ़ जाता है। तो इसने क्या किया है, इसको 53 ना मान के बेस मान लिया है कि चलिए मान लीजिए 60,000 टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। जितना सब बता रहे हैं हम सबको जोड़ भी दें तो इतना एरिया है। तो इस एरिया में से लगभग 38,000 पे वन है। तो रिपोर्टिंग एरिया का आप अगर समझो 60,000 से अगर आप डिवाइड करोगे किसको? 38,000 को, तो आपका आंसर आएगा लगभग 63%।
वही इन्होंने लिखा हुआ है 63%। लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे, अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखना कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कितने हैं उत्तराखंड के। तो भाई इसका आप कैलकुलेट करके देखो, खुद से कैलकुलेट करके देखो कि 38,000 है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 53,000 है, तो लगभग इसको डिवाइड करके 71% आएगा। तो 71 63 की पहली ये है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, तो पहला वाला आपका क्लियर हुआ। ये जो 60 है ना, ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने इसको बेस मान लिया है। देखिए इसको 100% इन्होंने रखा है। समझ में आई बात? अब दूसरा है फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट कितने हैं? 63%। क्यों है? क्लियर हो गया आपको। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन मीन्स ऐसी इतनी जमीन जो लगभग आप उस पर कुछ कल्टीवेट कर ही नहीं सकते हो। तो क्यों नहीं कर सकते हो? भाई किसी का मकान है, आपका है, उस पर रोड है ना, एयरपोर्ट बना हुआ है, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई सरकारी बिल्डिंग है, तो वहां ना आप कभी पेड़ लगा सकते हो, ना उसमें खेती कर सकते हो। तो मीन्स ये अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल है ही नहीं लैंड कल्टीवेशन के लिए, आप इस पे कुछ उगा ही नहीं सकते हो। ये है 7%, क्योंकि लोग भी तो रहेंगे, जंगल ही थोड़ी रहेंगे हर जगह। ऐसे ही परमानेंट पेस्चर मीन्स ऐसी जमीन जहां पे परमानेंटली लोगों के लिए नहीं, जो पशु हैं उनके चारण के लिए है। क्योंकि देखिए लगभग 47 लाख पशु हैं, तो उनको भोजन भी तो चाहिए। उसके लिए क्या है, कुछ चारागाह होंगे, जैसे आपने सुना होगा एल्पाइन मिडोज। ठीक है, मिडोज का नाम सुना है, बुग्याल सुना है, दयारा बुग्याल, वेदनी बुग्याल। ठीक है, अभी बुग्याल हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो वो लैंड, उस पर भी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, या वो फिक्स है लगभग। वो कितनी है? परमानेंट पेस्चर 3%। उसके नीचे है लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रोप्स। भाई ऐसी लैंड जिसपे ट्री क्रॉप्स हैं, ग्रोप्स हैं, वो कितनी है? 6%। तो इसका मतलब क्या है? ये तो मैंने पढ़ दिया। मतलब है, देखिए कहीं पे क्या है, आपने सुना होगा, आपने टी गार्डन सुना है उत्तराखंड में है, आपने एप्पल के ऑर्चर्ड्स, बागान जिसको बोलते हैं वो हैं, लीची के बाग हैं, लीची लीची। तो भाई वो पेड़ भी है, वनस्पति भी है, सब कुछ है। लेकिन आप ऐसे थोड़ी है कि आप उसको काट दोगे किसी भी चीज के लिए। तो कुछ जमीन जो, जहां पे बागवानी होती है, बागवानी नहीं, बाग है, जैसे चाय के बाग हैं, एप्पल के हैं, लीची के हैं, और इसी तरह की मिक्स्ड क्रॉपिंग यहाँ पे है, तो वो लगभग 6.5% है। ठीक, ये समझ में आया वाला पॉइंट। उसके नीचे है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मीन्स ऐसी जमीन जो लगभग आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपने यूज नहीं की है। वो कितनी है? 5%। फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो और करंट फैलो, ये क्या है? तो असल में अगर आप कृषि कर रहे हो, तो उत्तराखंड में लगभग 10%, ये जो है 10% एरिया पे लगभग कृषि होती है। लेकिन कभी क्या होगा कि किसान क्या है भाई, नहीं कर रहे, इस साल फसल नहीं कर रहे, उन्हें फायदा नहीं है, छोड़ के चले गए, माइग्रेट करके नीचे आ गए, उनकी जमीन खाली पड़ी हुई है। तो खाली लैंड मतलब क्या है? फैलो लैंड है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि बहुत साल से है, इसी साल फसल नहीं की उन्होंने। तो अगर आप एक एग्रीकल्चर ईयर में फसल नहीं उगाते हो, तो वो फैलो में काउंट होती है, लेकिन करंट फैलो में, कि भाई ऐसा नहीं बहुत पुरानी, अभी करंट की है। तो सिर्फ 1% या 1.5% ये भूमि है जो एक एग्रीकल्चर साइकिल 1 साल की हो, 1.5 साल की हो, ठीक है, उसमें नहीं है। मान लीजिए आपने कोई फसल लगाई, भाई शुगर केन है, तो वो लगभग उसकी 2 साल में 1-2 फसल आ जाती है। मीन्स एक बार आप उसको बो देते हो, तो पहले आपकी आएगी फसल, उसके बाद दूसरी फसल को पैडी बोलते हैं। पैडी तो चावल धान को भी बोलते हैं, पैडी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर साइकिल में अगर आपने कुछ नहीं बोया, उसमें खाली छोड़ दी, तो उसको हम करंट फैलो में मान लेंगे। और ऐसी लैंड जिसमें आपने 5 साल तक कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं किया, तो उसको हम फैलो लैंड तो मानते ही हैं, लेकिन अदर देन करंट फैलो। देखिए करंट तो अभी की है, लेकिन उससे भी तो ऐसी जमीन है जहां पे आप कुछ बो नहीं रहे हो पिछले 4-5 साल से। तो अगर 5 साल है, तो वो लगभग, वो भी 1-1.5% के आसपास ही है। ठीक, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है? कि भाई इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने अभी यूज इसको सही से नहीं किया, आपने छोड़ दी है। कुल मिला के कर सकते हो इसको। तो अब आप एक बार टॉप डाउन बना लो कि भाई सबसे ज्यादा कैसी भूमि है। तो सबसे ज्यादा तो फॉरेस्ट है,
ठीक। दूसरे नंबर पे नेट सोन एरिया है, मीन्स कृषि होती है इस पे, भाई कृषि के लिए भूमि है, 2 हो गए। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स ऐसी जो आपकी रेजिडेंशियल लैंड, मान लीजिए इसको रेजिडेंशियल, ये 7% है, 7% है। अब इसके बाद कौन सी है, 6% है, कौन सी, जिसमें बाग वगैरह है, बाग वगैरह लिख लो, लीची के बाग हैं, आम के बाग हैं, ये सारे बाग हैं, एप्पल के हैं, ठीक, बाग। अब ये वाली है 6, इसके बाद 5वीं कौन सी है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, मीन्स आप इसमें खेती या कुछ काम कर सकते हो लेकिन आपने छोड़ी हुई है, बस इस तरीके से याद रख लो। फॉरेस्ट, कृषि, कृषि के बाद मकान, मकान के बाद बाग। आप ऐसे याद रख लो कि उत्तराखंड में देखिए आप रह रहे हो तो सबसे पहले आपको याद आता है कि यार उत्तराखंड में वन है, पेड़ है, पेड़ के बाद वहाँ पे खेती अच्छी होती है, तो उसी में आप अपना घर बनाते हो और घर के पास में तुम्हारे बाग हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ भी करके आपको याद करना है, इसको क्रोनोलॉजी में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लेना, ठीक। चलिए, तो ये पहला वाला आपको समझ में आया। अब ये कहानी आती है स्पेसिफिकली फॉरेस्ट की, तो वो 63 71 वाला जो कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो गया है, होपफुली हो गया होगा, है ना। अब देखिए ये जो इन्होंने लिखा हुआ है कि वेरी डेंस है, मॉडरेट है, ओपन फॉरेस्ट है, तो कुल मिला के देखिए क्या होता है। ये उत्तराखंड है, ऊपर ये सैटेलाइट लगी हुई है, तो सैटेलाइट से स्टडी की जाती है, तो इन्होंने यहाँ से जो भी सैटेलाइट की इमेज है ये वो लेते हैं, ये देखते हैं कि यार देखिए यहाँ पे पेड़ हैं, इधर पेड़ हैं, ठीक है, इधर पेड़ हैं, ठीक। तो लगभग इन्हें अगर पता चलता है कि 70% के आसपास, ये 70% एरिया हमें जमीन का नहीं दिख रहा है, 70% जमीन नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स क्या है कि इस पे ये पेड़ है, बहुत डेंस पेड़ है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा जमीन दिखेगी तो मतलब पेड़ तो है लेकिन थोड़े खुले खुले पेड़ है। तो अगर 70% तक जमीन सैटेलाइट से नहीं दिख रही है तो उसको हम बोल देते हैं वेरी डेंस, कि भाई बहुत ही सघन है, एकदम पास पास है। उसके बाद अगर उन्हें 70 से 40% तक भूमि नहीं दिखती है, 40 मिनिमम, तो उसको वो बोल देते हैं कि डेंस तो है लेकिन मॉडरेटली है, ज्यादा नहीं है। पुनः यार आप दूसरे तरीके से समझो कि देखिए अगर उन्हें लग रहा है कि यार 70% या उससे ज्यादा पे वन है, तो मीन्स क्या, उन्हें जमीन नहीं दिख रही है, तो 70% या उससे ज्यादा पे है तो वो बोल देंगे वेरी डेंस। 70 से 40 के बीच में उन्हें लगता है कि इतने पे है तो वो बोल देंगे मॉडरेटली, और उससे कम है, 40 से कम है, 20 या उससे मीन्स उससे नीचे तो कितना भी हो उसको बोल देंगे ओपन फॉरेस्ट। अब 40 से कम मतलब क्या, सपोज 20% पे उन्हें दिख रहा है कि पेड़ है, तो उन्हें क्या लगेगा कि यार 80% लैंड एकदम खाली है, या फिर सैटेलाइट से क्या दिखेगा आपको, 80% लैंड खाली ही दिखेगी, है ना, तो वो मान लेंगे 80% खाली है, इसका मतलब जो बाकी के बचा हुआ 20% है उस पे ही फॉरेस्ट है, तो उसको ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, सॉरी कौन से है, तो मॉडरेट है, दूसरे नंबर पे ओपन है, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, और तीसरे पे आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक। टोटल मिलके बनते हैं कितने, 45%। और जो झाड़ी वगैरह है वो भी लगभग 1% के आसपास है, तो झाड़ी वगैरह भी ज्यादा नहीं है, तो 45 में ये 46% हो जाएगा, बस 46 अप्रोक्स। अब कंफ्यूजन आपको फिर हो जाएगा कि यार अभी तो बताया था कि 63 71, तो वो क्या है ना, ये तो फॉरेस्ट है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हुए आपके। अब होगा क्या, कहीं पे और ट्रीज भी तो हैं भाई, चाय बागान भी हैं, दुनिया भर की ये क्रॉप्स वगैरह सारी चीजें लगी हुई हैं, तो जब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तब वो जाके पता चलता है कि भाई 38,000 स्क्वायर मीटर जितनी भी ये लैंड है इस पे ही जो पेड़ है या वेजिटेशन है उसका आच्छादन है, ठीक है। चलिए, तो 46% जो परसेंटेज वाइज है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उस पे आपके फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये कैलकुलेट कर रहा है कि मॉडरेटली डेंस, वेरी डेंस, ओपन फॉरेस्ट, झाड़ी
जो नॉन फॉरेस्ट है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 53%, या फिर ये 46% है तो 54% आप मान लो, 54% ऐसा एरिया है जहां पे वन नहीं है। वन नहीं है, पेड़ तो होंगे ना, वो तो पेड़ को काउंट करते हैं, आपकी छत पे जो पेड़ है उसको भी काउंट कर लेते हैं, तो उस वजह से वो 71 आपको बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक, तो कुल मिला के लगभग 46% फॉरेस्ट है, मीन्स इसमें तो कुछ टच आप करोगे नहीं। 54% ऐसा एरिया है जो नॉन फॉरेस्ट है, लेकिन उस पे भी पेड़, भाई कोई प्राइवेटली अपने पेड़ लगा रहा है, किसी ने भाई बहुत बड़े फील्ड में पेड़ ही लगा रखे हैं, अपने बाग लगा रखे हैं अपने खाने पीने के लिए, तो वो भी तो काउंट होगा ना, तो वो सब काउंट हो जाता है, इसलिए ये नंबर आपको बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये समझ में आया आपको? चलिए, तो मॉडरेटली डेंस सबसे ज्यादा, फिर ओपन, और उसके बाद वेरी डेंस। ठीक, अब देखते हैं जिले वाइज कि भाई जिले वाइज कहाँ पे है सबसे ज्यादा सबसे कम। तो एक सेकेंड, पहले जो इसकी 21 वाली रिपोर्ट थी, मैं 21 का रिपोर्ट लिख देता हूँ, फिर देखते हैं इसमें कुछ चेंज आया है क्या। तो चेंज देखिए, एक तरफ है वेरी डेंस फॉरेस्ट और दूसरी तरफ है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, अच्छा एक ओपन फॉरेस्ट भी बचा, तो सबसे ज्यादा देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा नैनीताल, नैनीताल। ठीक, ऐसे ही मॉडरेटली डेंस सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये है पौड़ी में। ऐसे ही आपका ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, तो अगेन आंसर आपका पौड़ी आ जाएगा। ठीक, अब वो पूछेगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कहाँ है, तो हरिद्वार, रेड से लिख रहा हूं इसलिए, हरिद्वार। ये वाले कहाँ हैं, तो उधम सिंह नगर, और ये भी सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर। तो ये तो पौड़ी पौड़ी उधम सिंह नगर उधम, ये तो आपका आसान हो गया। बस पहला वाला याद रख लो कि भाई नैनीताल में ज्यादा है, हरिद्वार में ये कम है। इसमें भी ऐसे ही होगा, है ना। इसमें देखते हैं कहाँ है वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, तो 6 6 7, ठीक है 7 ही है आपका ये नैनीताल, तो नैनीताल आपका आगे है। ठीक, वेरी डेंस कहाँ है, नैनीताल में। डेटा नहीं याद रखना कितना है। फिर सबसे कम कहाँ है, देखिए इसमें भी सबसे कम आपको कहाँ दिख रहे हैं, सबसे कम मुझे जो दिख रहे हैं वो हरिद्वार में दिख रहे हैं, सिर्फ 76। तो ये अपना आंसर सही है, दोनों सही है ना, क्योंकि ये मैंने 21 की रिपोर्ट से पढ़ा हुआ था, अब इसको अपडेट शायद मैंने नहीं किया होगा, तो अब हो गया। चलिए मॉडरेटली डेंस, तो मॉडरेटली डेंस पे आओ, ये वाला है मॉडरेटली डेंस। तो ये सबसे ज्यादा मैंने आपसे बताया पौड़ी में है, तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा ये 1800 आ रहा है, तो ये 1800 मतलब गढ़वाल, गढ़वाल कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक, तो ये पौड़ी में है। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम फिगर इसमें 582 है क्या, नहीं 274 है, 274। उधम सिंह नगर कहाँ गया अपना, 216 उधम सिंह नगर। ठीक है, तो 216 उधम सिंह नगर, ये भी सही है। तो फिर ओपन का भी ये सही होगा, ओपन में सबसे ज्यादा पौड़ी, तो ओपन में सबसे ज्यादा पौड़ी, ये है पौड़ी। ठीक है, सबसे ज्यादा पौड़ी, सबसे कम उधम सिंह नगर 494। ठीक है, इसको अब भूल जाओ आप। ठीक, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन, कुछ नहीं, नैनीताल हरिद्वार याद रखो, बाकी पौड़ी उधम सिंह नगर, खत्म कहानी, ये वाला पोर्शन आपका खत्म। अब टोटल देख लो कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ है। तो सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊं, परसेंटेज में दिया हुआ नहीं, परसेंटेज का नहीं है, तो एक आप नाम याद रखो, पंक्चर, आपने सुना है पंक्चर, पंक्चर ही बोलते हैं, ये मैंने ऐसे ही बना दिया इसको। तो पी से पौड़ी, पी से पौड़ी, पौड़ी में ज्यादा है ना, कहाँ है पौड़ी, सबसे ज्यादा देखो ये आ रहा है 3000 पौड़ी में, तो पौड़ी हो गया अपना। पौड़ी के बाद यू, यू से उधम सिंह नगर है क्या, नहीं उत्तरकाशी है, तो मैं बना देता हूँ चलिए आपके लिए। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा देखो इधर है, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी में।
उसके बाद यू मतलब उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी हम इधर देखते हैं ना, कहाँ है उत्तरकाशी? उत्तरकाशी नीचे, इसमें भी भाई ठीक ठाक है, उत्तरकाशी में, इस वाले रीजन में, उत्तरकाशी में। अभी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ऐसे। उत्तरकाशी हुआ। एन, एन से कौन सा है? एन, नैनीताल। 2800 में चेक कर लेता हूँ ना, 2800 नैनीताल। तो एन से नैनीताल, देखिए ये है आपका नैनीताल, ठीक। सी, सी से क्या है? चंपावत आएगा। चंपावत कहाँ है? चंपावत, चंपावत है, चमोली है, चमोली आएगा, चमोली, चमोली, चमोली। तो देखिए ये है चमोली, चमोली। तो आपको क्रोनोलॉजी में ही याद रखना है, चमोली। इसके बाद आप देखो उससे कम क्या है? पिथौरागढ़ और टिहरी। तो टिहरी आ रहा है, तो टी से देखिए टिहरी, तो टिहरी। पंक्चर, तो पंक्चर का बस ये शुरू का याद रख लो, PUNCT, ठीक है, याद रह जाएगा। बस ये डेटा इधर का नहीं। तो ये वाला पोर्शन भी आपका पूरा हुआ। सबसे कम वाला भी याद रखिए क्या? सबसे कम देखिए कहाँ है? तो सबसे कम के लिए एक और याद रखो, क्या है? तो ये जो पंक्चर है ना, इसमें तो ये हुआ, ठीक, पंक्चर। और आगे जो है यू, इसमें एच और जोड़ दो, UHR, UHR मैं इधर लिख देता हूँ, UHR। तो सबसे कम यू से उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर कहाँ है भाई? ये है अपना उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर सबसे कम, उधम सिंह नगर। उसके बाद एच से हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? ये है हरिद्वार, 500 है, 400 इसमें, 500 इसमें। फिर रुद्रप्रयाग, आर से रुद्रप्रयाग किधर है? रुद्रप्रयाग है आपका 1146, ठीक। तो UHR, तो देखिए 2 2 4 5 ये याद हुए, 3 ये याद हुए, सबसे ज्यादा सबसे कम आपने याद कर लिए। 5 3 8, 5 याद नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, अगर पूछेगा तो मेरी गारंटी है इसके बाहर नहीं पूछेगा, यहीं से आप मार देना, ठीक। तो पंक्चर से ही कहानी खत्म, बड़ा छोटा सब याद हो गया। मॉडरेट, ओपन, ये ऐसा होता है, इसे याद नहीं करते लोग, छोड़ देते हैं। आपको याद करने में कुछ नहीं बिगड़ा आपका, ठीक। चलिए अब, तो यहाँ पे भी आप देखो, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर, तो नैनीताल, पौड़ी ये सब इसी में है, और जो ये माइनस वाले हैं वो सारे ये हैं, बात खत्म। चलिए अब परसेंटेज वाइज आप देख लो, परसेंटेज वाइज तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो परसेंटेज वाइज, अगर आपको परसेंटेज वाइज देखना है तो परसेंटेज का भी कोई फॉर्मूला बनाए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कंफ्यूज हो जाओगे के लिए CNPT याद रख लो, कनपटी, CNPT। भाई जब पूछता है ना, तो ये टीचर थे हमारे, जब आप लोग भी पढ़ते होंगे स्कूलिंग में, कनपटी पे ही मारते थे सीधे, ठीक। क्यों? क्योंकि यार परसेंटेज का चैप्टर ऐसा था ना, स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज करता था। कंफ्यूज कैसे करता था? अब उन्होंने पूछा कि यार एक कोई बिस्किट है, पहले हमने उसको 20 रुपए महंगा करके बेचा, या 20% उसको बढ़ा के बेचा, फिर हमने उसको 20% कम कर दिया, तो बताइए कितना चेंज आया। तो हम तो बोलते थे कि यार 100 था, 20 बढ़ा दिया 120, फिर 20 कम कर दिया तो 100, बोलेंगे वहीं के वहीं आए। लेकिन आपको पता है कि भाई चेंज आता है उसमें 1% के आसपास। तो उसी वजह से कनपटी पे हमारे उस टाइम पे लगते थे। तो CNPT इसी से याद रख लो भाई, चंपावत में सबसे ज्यादा है, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर टिहरी। तो हम देख लेते हैं इसी में ऐसा ही सीक्वेंस है क्या। तो CNPT पहले चंपावत देखें, चंपावत किधर है, इसी में देख लेते हैं सबसे ज्यादा कहाँ। 69 69 69 69 69 कहाँ है? चंपावत, लगभग 70% चंपावत में, ठीक। फिर नैनीताल, नैनीताल किधर है? नैनीताल, नैनीताल में 67, ठीक। NP से पौड़ी, पौड़ी किधर है? पौड़ी ये वाला है ना, 63, 63 पौड़ी, CNPT। और टी से टिहरी, टिहरी किधर है भाई? टिहरी ये है 61%। यही तो है यार, देखो, है ना।
याद हो जाएगा कनपटी। चलिए अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला कि चेंज किस में चेंज आया है सबसे ज्यादा किस में चेंज आया है और सबसे कम किस में चेंज आया है, बस उतना याद रखो। तो सबसे ज्यादा चेंज किस में आया है, उधम सिंह नगर में, है ना। 11% का चेंज आपको दिख रहा है, इससे ज्यादा तो और किसी में चेंज नहीं है भाई, ये कम हुआ है 11% उधम सिंह नगर, क्योंकि यहाँ पे कटान हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बन रहा है यहाँ पे। सितारगंज में भी सिटकुल है, ठीक है, काफी यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो इस वजह से इसको काट दिया होगा। चलिए कम आया है। ऐसे ही जो बढ़ोतरी हुई है, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई होगी, मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है, आप देख रहे हो मैक्सिमम 4%, 3, 4, ये 4%, ये देहरादून में यार, देहरादून में 4% फॉरेस्ट बढ़े हैं। देहरादून नहीं है, टिहरी गढ़वाल है, टिहरी, ये देखो 8% तो ये है ना, टिहरी गढ़वाल। देहरादून में, वही तो मैं सोच रहा हूँ देहरादून कैसे होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा कम कहाँ हुए हैं, तो आपको याद रखना है उधम सिंह नगर, और सबसे ज्यादा बढ़े कहाँ पर हैं, तो बढ़े हैं टिहरी गढ़वाल में 8%। ठीक, बाकी जो सबसे ज्यादा झाड़ी भी हैं वो 103 टिहरी में ही है, बस इतना याद रख लो। तो कुल मिला के अपनी कहानी कैसे बनती है, इसको समराइज करो। तो ये जो लास्ट में टी है ना, तो झाड़ी भी इसी में ज्यादा है ना, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भी इसी में हुई है, तो दो तो आपके यहाँ से याद हो गए। बाकी सबसे कम किस में है, उधम सिंह नगर। बस थोड़ा सा मुझे पता है प्रॉब्लम देगा आपको, बट एक बार इसको थोड़ा सा समझ लो यार, है ना। और किसी तरीके से फैक्ट आपको याद करा ही नहीं सकता मैं। कुल मिला के अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, तो उत्तराखंड में लगभग जो फॉरेस्ट है वो इस वाली बेल्ट में ज्यादा है, जो पहले से मैंने आपको बताया। इसी में आपका यहाँ नैनीताल आ रहा है, ये पौड़ी आ रहा है, ठीक है। तो पौड़ी का नाम है, पंक्चर में क्या था, PUNCTURE। तो देखिए पी से पौड़ी, यू से उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी, एन नैनीताल, सी चंपावत, चंपावत भी इधर ही है, टी से टिहरी, टिहरी यही है। तो सारे इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ये आपको पता चला, और जिले यही वाले हैं। ठीक, सी से क्या है, सी से मैंने क्या बोल दिया, चंपावत नहीं यार, ये चमोली है। तो चमोली और उत्तरकाशी ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना इसका एरिया बड़ा है ना, इसका एरिया है, इसका एरिया काफी बड़ा है। परसेंटेज में इनका नाम कहीं नहीं आएगा, तो एरिया वाइज है, इसी वजह से ज्यादा बड़ा है। ठीक, समझ में आया, पंक्चर से पूरा पंक्चर हो गया इसका। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, वो कुछ भी पूछ ले, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ये इतना अगर डीप में जाएगा तभी भी आंसर। सबसे ज्यादा चेंज कहाँ है, टिहरी, सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर। बढ़े मींस सबसे ज्यादा और सबसे कम क्रोनोलॉजी में लगवाएगा, तो पंक्चर से आपने याद कर लिया कि ऊपर के 5 ये हैं, नीचे के 3 ये हैं, 8, बाकी हम बीच के देख के मार देंगे। ऐसा नहीं है ना कि बीच के 3 ही पूछेगा। ठीक, पूछेगा तो आप इधर प्रेफरेंस देना, जो जिला यहाँ का रहेगा उसमें ज्यादा है, बस। चलिए, आया समझ में। ये थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल है, हेक्टिक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको इजी से इजी वे में समझा दिया जाए। अब फॉरेस्ट डिवीजन किसके पास कितना है उसमें नहीं पढ़ना आपको, है ना। चलिए, अब डिवीजन बाई फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो टोन्स रिवर वैली, तो ये याद रखो भाई। देखो पहले नदियों का आपसे पूछता है कि किस नदी में कहाँ पे है ज्यादा, तो आप पहले रिवर वैली का देख लो, रिवर वैली, रिवर वैली। तो चलिए, अगर आपसे रिवर वैली में पूछ लेता है, एक सेकंड यार, है ना, रिवर वैली में अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है। देखिए मैं आपको डेटा बताऊं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट, डेटा नहीं पूछेगा आपसे, क्रोनोलॉजी में पूछेगा सबसे ज्यादा किसमें। तो पहले लेफ्ट आओ, टोन्स रिवर 1 नंबर पे है, सबसे ज्यादा यहाँ पे है फॉरेस्ट। दूसरा, इधर से निकलती है कोसानी से, बागेश्वर के कोसी, तो इस तरीके से कोसी
ये आती है कोसी, दूसरे नंबर पे ये है 2। फिर लेफ्ट आ जाओ, इसी के पास में क्या है, यमुना रिवर है, ये इसी से यमुना बन रही है, ऐसे मान लो, ठीक है। 3 नंबर पे यमुना है, चौथे नंबर पे फिर इधर आ जाओ, काली रिवर। 4 याद हो गए। अब यार बीच में भी तो आना है, तो बीच से आ जाओ इधर से, कौन सी है, रामगंगा। 4, 5वें नंबर पे रामगंगा, और फिर ये भागीरथी और अलकनंदा, तो 6 और 7 खत्म हो गया यार, रटते रहो आप। तो सिंपली पहले आप इधर आना है, फिर इधर चलो, फिर इधर आओ, फिर इधर चलो। जब 4 बार हो गया, चीजें बैलेंस होगी, इक्वेशन बैलेंस, एज इक्वल, क्या बोलते हैं उसको, x इज इक्वल टू वाई, हैंस प्रूफ। ऐसे मैथ्स में हम करते थे ना। तो 5वें नंबर पे एकदम बीच से आ जाओ, फिर ऊपर 6-7 खत्म। ये पता है ना आपको रिवर कौन सी है, अब तो पता होना चाहिए यार। भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ये रामगंगा है, ये कोसी है, ये काली है। याद कराऊं फिर से, रूपिन, सुपिन, यमुना, टॉन्स कैसे नटवार में बनती है, ये भागीरथी कहाँ से निकलती है, इसी में मिलती है भिलंग। फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ आपसे। सिंपली आप लेयर बाय लेयर याद करते चलो। तो पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो रिवर बेसिन से बनता है, कि किस रिवर बेसिन में फॉरेस्ट ज्यादा है। तो पहला आपको ये पता चला, ये है, ठीक है। फिर इधर, फिर इधर, इधर इधर हो गया, ठीक। चलिए अब समझिए ये क्या है। सबसे ज्यादा किसमें है, तो इन्होंने उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन पे लगाया हुआ है, ठीक। तो उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन, ये उत्तरकाशी ही है ना। तो इसके पास है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कहाँ है, अपर यमुना, तो यमुना बड़कोट ये एक ही है, ठीक। आप लगा दो कि भाई उत्तरकाशी का एक अपना एक नाम है। फिर टोन्स, तो ऐसे नहीं याद रखो यार, वो नहीं पूछेगा। उत्तरकाशी इसी में है क्या, आपका यमुना और टोन्स, तो इधर ही है टोटल कुल मिला के, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना। फिर इसमें चलते हैं आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। चलिए तो इसमें ना एक ही डेटा याद रखो, कि जो आरएफ है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, वो लगभग डबल है, ट्वाइस है किसका, आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया के, ठीक है। या आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मीन्स क्या है, कि यार आपने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ, दस्तावेज है आपके पास, तो इसमें जितने पेड़ हैं, तो ये हुआ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, और इसके बाहर भी तो पेड़ है, उसको आप लिख दोगे आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। कुल मिला के ऐसे नहीं याद रखना, आप याद रखो कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग दोगुना है किससे, आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। देन वेरी डेंस, मीडियम डेंस, ठीक है, इनसाइड ये नहीं, ऐसे तो दिमाग आपका खराब हो ही जाएगा। इसको छोड़ो ऊपर को। तो फॉरेस्ट का ये जो मैट्रिक्स है, ये वेरी डेंस, इसको भी आप हटा दो, बिल्कुल काम का नहीं है आपके। कोई चेंज वेंज ये कुछ नहीं याद रखना, ऐसे नहीं पूछेगा। ऑल्टीट्यूड वाइज, ऑल्टीट्यूड वाइज, तो देखिए ऑल्टीट्यूड वाइज ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है, कि टोटल फॉरेस्ट आपको याद रखने हैं बस, कि टोटल फॉरेस्ट किस हिसाब से है। बस टोटल का एक बार मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने पहले आपको करके दिखाया भी था, है ना। चलिए, तो देखिए लगभग लगभग आप जब 4000 से ऊपर की हाइट पे चले जाते हो, 4000 मीटर, तो कितना है, लगभग बहुत कम है, सबसे कम यही है, ठीक है, 10। तो इसको आप 10 लिख लो। इसके बाद 3000 से 4000 में आते हो, तो ये 3000 और इसके ऊपर 4000, तो इसमें कितना है, 536। जब आप और ऊपर मीन्स उसके नीचे उतर के आ रहे हो, 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में कितना है, ये है 1000 के समथिंग, ठीक। जब आप 1000 से 2000 के बीच में आते हो, 1000 से 2000 के बीच में जब आप आते हो, तो ये लगभग 3400 है, 3400 है। अरे यार, ये बार बार इधर ध्यान क्यों जा रहा है मेरा, अगेन फिर से मैं इसको चलिए ठीक कर देता हूँ।
देखिए 12 है ऊपर, इसके फिर नीचे 1700 लिखो बस, फिर 5700, और 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना है 10,000, ठीक। फिर 500 से 1000 के बीच में, ये 500 है, इससे 1000 के बीच में कितना है लगभग 4000, और फिर नीचे है 3000, ठीक। ये 500 से नीचे या 0 से 500, इस मैप से आप समझ सकते हैं, या फिर यहीं से। इसका देखिए आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, जो शायद मैंने पहले बताया उसमें भी आपको कंफ्यूजन है, तो मैं आपके लिए एक सिंपलीफाइड एक चीज बता देता हूँ, इससे और इजी तरीके से आप याद रख ही नहीं सकते। क्या है, ग्राफ है। अब इसको आप इधर से स्टार्ट कीजिए, इस तरीके से, ठीक। क्या है, तो देखिए स्टार्टिंग में 3000 है, ये 3000 है, इसके थोड़ा और ऊपर जाते हो आप तो ये 4000 है, यहाँ पे 4000 है, इसके और ऊपर हाइट पे जा रहे हो तो ये 10,000 है, 10,000 है, पीक कर रहा है। उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, कितना 5700, 5000, उसके बाद और नीचे आएगा, इधर आ जाएगा 1700, और फिर 12, यहाँ पे एकदम 12। समझ में आ गया अब आपको कि प्लेन से पहले चलता है, बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा देखिए कहाँ है, तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन, इस क्रोनोलॉजी को आप याद रखो। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, बस। ये इसको आप बेस मानो, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, कहानी खत्म। और कुछ भी तरीका नहीं है याद करने का, इस तरीके से इसको याद करो और छोड़ो, ठीक है। चलिए बाकी ये सब कुछ नहीं है, फालतू है, बकवास है। फॉरेस्ट टाइप कौन कौन से हैं, तो ये टाइप आपको ऐसे नहीं याद रखने हैं ना, ये याद नहीं रखने। देन मोस्ट, सवाना, एलुवियल, ठीक है, ये भी नहीं। फॉरेस्ट फायर आपको याद रखनी है कि देखिए उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर, ये तो पूरे इंडिया में टॉप किया है उत्तराखंड ने, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ लगी हैं, तो उत्तराखंड में ही लगी हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड ने टॉप किया है फॉरेस्ट फायर में, फॉरेस्ट फायर में उत्तराखंड टॉप किए हैं, टॉप, है ना। प्रयागराज से है आप में से कोई जो देख रहा हो इस वीडियो को, तो वहां टॉप ही बोलते हैं। इस बार भैया जी टॉप किए हैं, ठीक। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, ये सारे 13 जिला हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट फायर कहाँ लगी सबसे ज्यादा, तो भाई देखो आपको नहीं, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता है, कसम से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ लगी है, लेकिन इंट्यूजन या फिर आपको अगर लॉजिक लगाने हैं, मुझे भी लगाने हैं कभी, तो बताइए कैसे लगाऊंगा। भाई जहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा है ऑब्वियसली वहीं लगेगी आग, तो ज्यादा आग इन्हीं जिलों में लगेगी। इसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ है, पौड़ी में और नैनीताल में, तो इन दोनों जिलों में से कोई एक होगा, ठीक। और नैनीताल पौड़ी में किसके पास ज्यादा है, तो उसको देख लेते हैं क्या सिस्टम है। तो सबसे ज्यादा देखिए जो फॉरेस्ट फायर लगी है, आग डिटेक्ट हुई है, 23-24 का देखते हैं, तो कहाँ है देखिए, सबसे ज्यादा मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये 3320, 3320 कहाँ है, नैनीताल। तो लॉजिक अपना सही रहा, नैनीताल में। उसके बाद उससे कम क्या है, देखिए 2800, उससे भी कम है क्या, नहीं ये है 3193, गढ़वाल, कौन सा गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल, तो ये भी हो गया देखिए आसपास ही है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसे ही तो लॉजिक लगेंगे। भाई इधर आप बोल दोगे क्या आग लगेगी, नहीं लगेगी। भाई इधर बर्फ, एक तो पहले से पेड़ नहीं है, ऊपर से बर्फ इतनी, कहाँ से लगेगी आग, ठीक। तो यहाँ पेड़ है, यहाँ पे लगती है। दो आपने याद कर लिए, उसके बाद मैक्सिमम एक और याद कर लो, क्या है 2500, 2800, 2800 ज्यादा अल्मोड़ा, तो देखिए अल्मोड़ा भी नैनीताल के पास में ही है, आग फैलेगी तो इधर भी पहुंच जाएगी, तो तीसरे नंबर पे अल्मोड़ा, बस 3 याद रखो, सब कुछ याद नहीं रखना। एक सबसे कम वाला भी देख लो, इसमें क्या है सबसे कम, उधम सिंह नगर है क्या, उधम सिंह नगर सबसे कम है ना, जब पेड़ ही नहीं है तो भाई आग कहाँ से लगेगी इधर, वही ना। नहीं हरिद्वार, अच्छा हरिद्वार और भी कम है, हरिद्वार लगा लेना, हरिद्वार, हरिद्वार उधम सिंह नगर।
अगर आपको टिक करने के लिए आएगा तो कंफ्यूज आप कहाँ होगे, उधम सिंह नगर या हरिद्वार, क्योंकि सबसे कम पेड़ वहीं है तो सबसे कम आग वहीं लगेगी, तो उसमें से कौन जीत जाएगा, हरिद्वार। ठीक, बात खत्म। चलिए, फॉरेस्ट प्रोन एरिया, नहीं ये नहीं याद रखना। देन आपके कौन कौन से पेड़, ये एक बार देख लो, ये कौन कौन से पेड़ है। तो देखिए ये जो सबसे ज्यादा पेड़ किसका है, अगर वो पूछ लेता है आपसे तो ये इसमें तो आपको याद होगा ही नहीं, पता ही नहीं कि ये क्या, पाइनस रोक्सबर्गी, ऐसी क्वेरकस ल्यूट्रोफोरा जो भी है, ठीक है, शोरिया रोबस्ता रोडेंड्रोन्स तो पता चल जाएगा, चलो बुरांस है, ठीक है। इसी चक्कर में लोग बोटनी और ये सब छोड़ देते हैं, नहीं लेते यार, नाम इतने टफ है। तो पाइनस, देखिए पाइन मतलब क्या है, चीड़, इसको चीड़ बोलते हैं, चीड़ का पेड़ है, चीड़, समझ में आ गया, सबसे ज्यादा चीड़ है। उसके नंबर 2 पे है, उसके बाद बांज, बांज, तो चीड़ लिखो, चीड़ और बांज में लिखवा देता हूँ, चीड़ है, इसके बाद ओक है, बांज जिसको बोलते हैं, सोरिया रोबस्ता इसको बोलते हैं साल, साल का पेड़ है, रोडेंड्रोन्स तो बुरांस है, बुरांस रोडेंड्रोन्स ही बोलते हैं इसको, और माल्टस फिलिपिनिस ये रोहिणी बोलते हैं इसको, रोहिणी का पेड़ है, रोहिणी, रोहिणी में देखिए क्या है ना, आपने देखो वो बेर की तरह वो लाल रंग के इस पे लगे रहते हैं, वो कलर वगैरह में, डाई में, इन सब चीजों में यूज होता है। ठीक, समझ में आ गया, ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन नाम चेंज है तो इसलिए दिक्कत हो रही थी, अब खत्म। सबसे ज्यादा चीड़, जो सबसे बेकार पेड़ है एक तरीके से, मतलब हिमालय के लिए एक अभिशाप है, उसके बाद वरदान भी है, ठीक, साल है, बुरांस है, रोहिणी है, बात खत्म। चलिए, अब जो ग्रामीण एरिया में है, अर्बन एरिया में है, इसमें फिर आप ना, चलिए ये लास्ट स्लाइड है तो इसको देख लेते हैं, इसका काम भी खत्म करते हैं। तो ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया में आपको ये याद नहीं रखना है ना, क्वेरकस ल्यूट्रिफोरस, ये बांज है यार, देखो ये बांज है, तो आप देखो इसको तो आपको पता है कि ये बांज है, ये मैग्नीफिरस ये क्या है, मैंगो है, पाइन मतलब चीड़ है, फीस अंजीर वगैरह, ठीक। ये जो पहला वाला है ये आपको नहीं पता होगा, इसी को बोलते हैं भीमल, भीमल का नाम आपने सुना है, भीमल, ये भीमल का पेड़ है। भीमल का पेड़ देखिए क्या होता है, कुल मिला के इसके मल्टीपर्पज यूज है, इसीलिए इसको किसान जानबूझ के डेलिबरेटली उगाते हैं, इसीलिए ये रूरल एरिया में सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो इसकी पत्ती है उसमें न्यूट्रिशन बहुत है, उसको कौन खा लेते हैं, जंगली जानवर, पशु, ठीक, गाय भैंस वगैरह इसको खा लेते हैं। इसकी जो छाल है, ये छाल बार्क होती है, ये भी काम में आ जाती है, इससे आप रस्सी वगैरह बना लेते हो, ठीक, ठीक, तो इसके काम आ रही है, इसके काम आ रही है, प्लस इससे आपको फ्यूल वुड तो मिलता ही है कि आप लकड़ी को इसको जला भी सकते हो, तो आपके मल्टीपर्पज यूज की है, इसलिए किसान इसको उगाते हैं। ये तीनों आपको पता चले, ठीक है। ये क्या है, ये तो बांज है, आम है, लीची है, शहर में ये होता है, इसको ऐसे याद नहीं रखना यार, नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि ये क्या है, ये IAS है, IAS मतलब इन्वेजिव एलियन स्पेसीज, मतलब ये बाहर से आई हुई है, हिमालयन इकोलॉजी के लिए सुटेबल नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है और जो आसपास की बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म कर देती है। तो इन 5 नाम को याद रखना आपको। लेंटाना, इसका लेंटाना ग्रास तो आपको याद रहेगा, लेंटाना एक ग्रास होती है, कभी सर्च करना, इसमें जो बैंगनी रंग का फूल आता है वैसा होता है और इतनी भयंकर फैलती है, लोग इसको जला भी देते हैं फिर उग जाती है। दूसरे का नाम है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना पूछे तो भाई अर्जेंटीना से आई होगी, ये भी इन्वेजिव है, ठीक। फिर ये है सीना टोरा या कैसिया टोरा, तो ये टोरा, ये भी बाहर की है। सेचेरम, तो सेचेरम क्या है, ये गन्ना है एक तरीके से, जंगली गन्ना, तो वाइल्ड शुगर केन इसको बोलते हैं, ये भी खतरनाक है। और पार्थेनियम, इसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास या फिर गाजर घास, ठीक। तो ये सारी बाहर से आई हुई है, बस ये स्पेशीज के आपको नाम रखने हैं कि कभी वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है तो नाम याद रखना, लेंटाना, अर्जेंटीना, सेचेरियम, पार्थेनियम और ये कैसिया टोरा। आगे आपकी ये फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, यहाँ पे आगे बंगाल है, बंगाल आप अगर WPSC की तैयारी कर रहे हो तब आपको पढ़ना है फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है, देखिए फॉरेस्ट मूवमेंट हमें देखना है,
आंदोलन। कुछ जो पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट है, इनका यूज वो पूछ लेता है, कौन सा किसमें यूज होता है, आंदोलन। ऐसे ही फिर हमें बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब देखना है। ठीक, लास्ट में हम मेंस के लिए देखेंगे हिप्पो, हिप्पोक, इससे आपके सारे आंसर हो जाएंगे। तो हम इस बार अभी स्टार्ट करते हैं इस वाले रीजन से, इस वाले से, ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम में दबा के पूछता है, फिर ये फिर ये। तो आज के लेक्चर से आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन कम से कम बनने ही हैं, ठीक, तैयार रहना। अब देखते हैं आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितना भी ये मुद्दा है पूरा इसको देख लेते हैं। चलिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके, मैप हमें चाहिए होगा इसमें। इसी से पढ़ा देते हैं ना। चलिए, क्योंकि बाउंड्रीज का थोड़ा सा गेम रहता है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा यहीं से। सबसे पहले देखिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, तो इसकी एक टेक्निक तो मैं आपको बताऊंगा ही कि हिप्पो है, हिप्पो, हिप्पो से सारे आंसर बन जाएंगे। फिर भी बायोडाइवर्सिटी होती क्या है एक्चुअल में, आप ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो बायो मतलब क्या होता है, जैव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मींस अलग अलग तरह की प्रजाति एक ही जगह पे जब हम रहती है, एग्जिस्ट करती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 कीवर्ड याद रखना, एक होता है रिचनेस, एक होती है इवननेस। ये दोनों चीज है तब बायोडाइवर्सिटी है। मींस अगर कहीं पे सपोज साल के पेड़ हो, साल के ही पेड़ हैं, तो आप बोलोगे कि बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है? नहीं, क्योंकि उसमें रिचनेस तो है, बहुत ज्यादा पेड़ हैं लेकिन एक ही तरीके के हैं। अगर उसमें इवननेस और हो जाए, मीन्स कि बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें बांज के भी हैं, चीड़ के भी हैं, सेमल भीमल ये सारे पेड़ हैं, तो इवननेस भी है। जब इवननेस और रिचनेस दोनों ज्यादा होंगी तब जाके आप बोलोगे कि ये बायोडाइवर्स रीजन है। क्यों? क्योंकि रिचनेस देखिए, अगर चीड़ का पेड़ है तो चीड़ के आसपास मान लीजिए 100 प्रजाति रहती है, वो चीड़ से मतलब उनका सही सिंक्रोनाइजेशन है या फिर उनकी अच्छी अलाइनमेंट है। लेकिन उसी जगह पे अगर बांज का पेड़ भी है, बांज से भी 50-60 लोग जुड़े हुए हैं या फिर प्रजाति जुड़ी हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए हैं, ऐसी पीमल, सेमल, तून, इन सब से, तो तब जाके बनता है एक डाइवर्स इकोसिस्टम, और उसी को हम बोलते हैं कि ये बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच है। उत्तराखंड में क्या है, अगर बायोडाइवर्सिटी आपको देखनी है तो देखिए, सबसे पहले आप नेशनल पार्क देखिए उत्तराखंड में कितने हैं, तो 6 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद आप देखिए कि भाई सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, तो एक ज्यादा है, 7 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काफी है। ऐसे ही जो कंजर्वेशन एरिया है, कंजर्वेशन एरिया वो कितने हैं, वो 4 हैं, 4 कंजर्वेशन एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। और भी है क्या, हाँ, एक इसमें हॉट स्पॉट भी है, ठीक, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये दोनों एक एक है। उत्तराखंड इस हिसाब से देखो काफी डाइवर्स है, 6 नेशनल पार्क है, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 4 कंजर्वेशन है, एक हॉटस्पॉट है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो टोटल इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वो है 18, उसमें से एक उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। हॉटस्पॉट कितने हैं, तो उत्तराखंड मींस इंडिया में कितने हैं, 4 हैं, उसमें से एक उत्तराखंड में है। कंजर्वेशन और नेशनल पार्क तो कितने ही हैं इंडिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कितनी है, और कंजर्वेशन एरिया, ठीक। अब ये क्योंकि मैंने 4 और ये 18 लिखवाया है, तो थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, तो यूनेस्को का जो मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसमें वो डिक्लेयर करता है कि यार ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत रिच रीजन है और इसका बचा रहना बहुत जरूरी है, ये एक हॉट स्पॉट है।
तो कुल 4 हॉटस्पॉट है। एक तो वेस्टर्न हिमालय, देखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, भयंकर वाली है इधर, ठीक, एक ये है। देन एक है आपका इंडो बर्मा रीजन, 2। तीसरा है ये सुंडालैंड, और चौथा है आपका ये वेस्टर्न हिमालय, ठीक, 4। तो इसी में आता है आपका उत्तराखंड, ठीक, हॉटस्पॉट। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व, तो इंडिया में तो 18 है, अलग अलग है, यहाँ पे है, इधर है, इधर है, इधर। उत्तराखंड में एक है, क्या नाम है, नंदा देवी, नंदा देवी। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपके हो गए, हॉटस्पॉट हो गए, ठीक। अब कंजर्वेशन एरिया, तो कंजर्वेशन एरिया क्या होते हैं, तो कंजर्वेशन एरिया क्या है, सरकार को पता चला कि यार यहाँ पे ना सपोज एक झील है, सपोज हरिद्वार में एक झील है, यहाँ पे क्या नाम है, झिलमिल, लक्सर के पास में है झिलमिल। इसको और नीचे कर देते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, झिलमिल, झिलमिल। तो झिलमिल झील है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे पता चलता है कि झिलमिल झील, और इसको झिलमिल ताल भी बोलते हैं, झिलमिल ताल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ पक्षी आते हैं, बर्ड्स आती हैं, तो वो यहाँ आके रुकती हैं उत्तराखंड में। पता चला कि यार हमारा देश मतलब उत्तराखंड तो इतना बढ़िया है कि यहाँ से बाहर से भी जीव जंतु आके रह रहे हैं। तो इसको एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया कि देखिए यहाँ पे पानी है, तालाब है, आते हैं पक्षी, ये जरूरी है, एक कंजर्वेशन एरिया ये डिक्लेयर कर दिया उत्तराखंड सरकार ने, ठीक। वैसे इस रीजन को जो बचाया गया है वो बारहसिंगा के लिए बनाया गया है कि बारहसिंगा यहाँ पे ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें इसका कंजर्वेशन करना है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि एक ही स्पेसीज का करना है, बाकी जो स्पेसीज है उनको थोड़ी रोक लेंगे। तो इसी में झिलमिल में ही वर्ल्ड सेंचुरी भी है, कंजर्वेशन रिजर्व इसको बोलते हैं, ताल भी बोल देते हैं। तो ये सब मिक्स मिक्स का एक चीज होती है। इसी का कुछ एरिया यहाँ पे झील है, तो यहाँ पक्षी आते हैं, तो इसको वर्ल्ड सेंचुरी बोल देंगे, ये रिजर्व बोल देंगे। यहाँ पे बारहसिंगा के लिए आपने बनाई थी, तो बारहसिंगा के लिए आप बोल दोगे। तो कुल मिला के एक ही चीज याद रखनी है, झिलमिल ताल कहाँ है, आपका हरिद्वार में, और ये कंजर्वेशन रिजर्व है, CA है, ठीक। दूसरा, एक तो ये हुआ, दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व देखिए कहाँ है आपका, नैनीताल में है, नैना देवी या नैनी झील आप बोल सकते हो, नैनी झील। एक नैनीताल में ही और है, पावलगढ़, पावलगढ़। तो आप पावलगढ़ भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक। 2 ये हुए, एक ये हुआ, 3। एक और बचा आपका, एक है आपका, एक और कौन सा है, आसन, सुना है आपने, आसन बैराज। यहाँ पे आपको मैं अगर ब्रीफ करूं तो आपको ये तो पता है कि देखिए यहाँ से रूपिन सुपिन से मिलके टोन्स बनती है, कि यमुना आती है मिलके इधर से चली जाती है, ठीक। यहाँ से आसन रिवर आके इधर मिलती है, और यहीं पे है आसन बैराज, ठीक। तो आसन को भी एक कंजर्वेशन एरिया घोषित किया हुआ है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आसन। आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, आसान है, आसन। नाम लिख देता हूँ अब मैं इसके। तो ये क्या है, आसन है, आसन, आसन, ठीक। ऐसे ही इसको बोलते हैं नैनी लेक, नैनी झील। यहीं पे है पावलगढ़, पावलगढ़। 4 आपके क्या है, कंजर्वेशन एरिया है। इसमें से एक ये वाला आसन, आसन आपकी रामसर साइट भी है, रामसर साइट, रामसर। रामसर क्या है, एक ईरान की सिटी है, और वहाँ पे 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी। वो पूरी दुनिया में, देश में उसे लगता है कि यार ये जो वेटलैंड है या फिर ये तालाब जो है बहुत ज़रूरी है, इसको बचाना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो उसको ये रामसर साइट घोषित कर देती है। इंडिया में बहुत सारी, अब तो 100 हो गई हैं, 100 हो गई होंगी सबसे, यूपी में इतनी है, सब में इतनी है, तो उत्तराखंड में एक है, क्या नाम है, आसन, याद रहेगा।
चलिए, आपने देखा इसके पहले कंजर्वेशन एरिया देख लिया आपने। देखिए ये 4 कंजर्वेशन एरिया देखे, हॉटस्पॉट देखा कि 4 है, 4 में से एक उत्तराखंड है, और ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे हैं, उसमें से एक उत्तराखंड में है, नंदा देवी। तो ये 4 तो 3 तो आपके हो गए यहीं से। अब हम चलते हैं नेशनल पार्क, पहला वाला जो है। तो नेशनल पार्क को मैं किस कलर से बनाऊं? चलिए, नेशनल पार्क ग्रीन सही रहेगा वैसे, है ना। नेशनल पार्क, तो सबसे पहले आपका नेशनल पार्क कौन सा है आपको पता है? इस वाले रीजन में है, इसी को जोड़ देते हैं। देखिए क्या नाम है इसका? राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क। एक है आपका राजाजी, दूसरा नैनीताल और पौड़ी के एकदम ये बीच में लगा हुआ है, क्या नाम है इसका? आपने सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है? यहाँ पे है नंदा देवी, ये पूरा चमोली में ही आता है एक तरीके से, और इसी के पास में है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। 2 ये हुए, 2 ये है, 4, 2 और बचे। तो एक है आपका ये भागीरथी, भागीरथी क्या, गंगोत्री इसको बोलते हैं, गंगोत्री, गंगोत्री है। और एक है आपका इधर, क्या नाम है इसका? गोविंद, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है? ठीक, तो 6 हो गए। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, ये तो ब्लैक में भी लिखा जाएगा। ये क्या है? गंगोत्री। अरे भाई ये तो बहुत ही भयंकर है, गंगोत्री, गंगोत्री। इधर कौन सा है? गोविंद, दोनों उत्तरकाशी में ही है। ये कौन सी है? वैली ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर लिख देता हूं मैं इसमें, वैली ऑफ फ्लावर। ये क्या है? नंदा देवी। ठीक, 4। ये क्या है? कॉर्बेट। और इधर क्या है? राजा जी, राजा जी, या फिर इसको शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक। ठीक, कॉर्बेट को क्या बोलते हैं? कॉर्बेट को रामगंगा भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी, रामगंगा अगर पूछ ले, पूछेगा नहीं क्योंकि पहले इसका नाम था, अब नहीं है। तो ये 6 आपके नेशनल पार्क हुए। ठीक, 6 आपके हुए। अभी ईयर वाइज में आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप इसको मेंशन कर लो। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा एनरिच करते हैं। और ये ना एकदम सही तरीके से मैप बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि ये देहरादून में भी आता है, हरिद्वार में, गढ़वाल में, ये पौड़ी में भी है, नैनीताल में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। उधम सिंह नगर में नहीं है। ठीक है, उधम सिंह नगर अगर ये टच कर रहा है तो हटा देना भाई इसको। ठीक, चलिए, अब गंगोत्री, गोविंद, ये सब हो गया। अब आती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसको देख लेते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी? 7। तो आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। 7 कहाँ कहाँ है आप देखिए, देहरादून के, देहरादून में ही है मसूरी, इधर मसूरी है, तो एक मसूरी में है, टिहरी जिला नहीं लगेगा, ये देहरादून ही लगेगा। तो एक मसूरी में है, क्या नाम है इसका? अभी नाम बताएंगे। बागेश्वर में भी है एक, बागेश्वर में है, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। 2, एक इस वाले रीजन में है। 3, एक आपका इसी वाले रीजन में, मतलब जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, ये गोविंद नेशनल पार्क का ही एक तरह से हिस्सा है, पास में ही है, साथ ही है। ठीक,
तो 1 2 3 4, एक है आपका इधर, ये मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पे नाम लिखने हैं छोटे छोटे से, इतना एरिया कैसे रिजर्व कर देगी सरकार। तो एक ये है, 1 2 3 4 5 6, एक रुद्रप्रयाग और चमोली में भी शेयर करती है बाउंड्री, क्या नाम है अभी बताएंगे इसको, केदारनाथ के नाम से। तो अब एक क्या बचा, एक अपना ये बचा ना, ये बागेश्वर तो नहीं है, क्या है ये आपका इधर आएगा, ये बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, थोड़ा और नीचे है अस्कोट, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, किसी एक स्पेसीज के लिए सरकार बनाती है। एक्चुअल में होता क्या है देखिए, जो इंटरनेशनल कोई बॉडी है तो वो क्या करती है, इंटरनेशनल कोई बॉडी है तो उसे लगता है कि भाई इंडिया में क्या है चीज, तो वो मोटी मोटी चीज देखती है, और उसे तो पूरी दुनिया का देखना है, तो वो बाहर से देखती है कि भाई इंडिया में क्या क्या मेजर चीज है, वो उसको बनाएगी। फिर हमारी केंद्र सरकार आती है, उसके नीचे बहुत सारे राज्य हैं, वो हर राज्यों में देखती है कि हर राज्यों में क्या है मोटी मोटी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार देखेगी कि भाई मेरे राज्य में पर्टिकुलरली कहाँ पे क्या है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राज्य सरकार बनाती है। फिर अगर उसको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसका कंजर्वेशन ज़रूरी है, ये राष्ट्र हित में है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देती है, वो उस पर विचार करके क्या बनाती है, नेशनल पार्क, ठीक। तो सबका अपना अपना एक एग्जीक्यूटिव है, डोमेन है, नाम लिख लो सबसे पहले, इसको बोलते हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ। आप लोग अगर चोपटा गए हैं, तुंगनाथ महादेव गए हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है केदारनाथ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जैव अभयारण्य, ठीक। यहाँ पे है मस्क डियर के लिए अस्कोट, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे है नंधौर, ननघोर है नंधौर, यहाँ से रिवर भी जाती है, नंधौर। अल्मोड़ा में है विंसर, विंसर महादेव का मंदिर भी है, विन सर। ऐसे ही कॉर्बेट के पास सोना नदी, ठीक, ये हुआ। टिहरी में यहाँ पे विनोग है, वाइनोग, या फिर इसको मसूरी भी बोलते हैं, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइनोग। ये गोविंद है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। अब समझ में आए, सारे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ध्यान रखना, बस इस मैप को आपने बना लिया, तो बाकी थोड़ी थोड़ी डिटेल है, आप लिख लो, हो जाएगा काम इसी से, है ना। इसमें ईयर और लिख लेते हैं, ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो फिर इसको इसके पार्ट सेकंड में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है कब, 1972 में, तो उसी टाइम पे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक 72, ठीक, इसमें लिखो 1986, 86 के बाद 1987 और 1988, ठीक, याद रहेगा आपको। 72 86 70 मतलब 86 87 88, 4 हो गई। ये बनी थी 1995, सॉरी 55 में, सबसे पहले यही थी, तो ये याद हो गई। और क्या बचा आपका, विंसर, विनोग, तो विनोग आपकी 1993 में बनती है, और ये 2012 में, ठीक, हो गया पूरा। अब बचा आपका क्या कि यार इसका भी बता दो, जो बता ही रहे हो तो, किसका, नेशनल नंदा देवी और इन सब का। तो ये 1982, ये भी 1982। अभी इसका जो कंफ्यूजन है बायोस्फीयर रिजर्व में दूर करूंगा। 82 में सबसे पहला कॉर्बेट है 1936 का, ठीक। ऐसे ही गोविंद ये 1990 है, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा 1980, सही कर लेना 1990 है, ठीक। 1936 ये हुआ 1 2 3 4 5, अच्छा गंगोत्री, गंगोत्री और बनता है 1989 में, और राजा जी 1993, 1993 में ही बनता है शायद, 1993। एक बार राजा जी का मैं ईयर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 1983 है, 1983, 1983, ठीक। इस सब को आप देखो,
तब तक फिर हम दूसरी वीडियो बनाते हैं और दूसरी वीडियो में इसकी सारी डिटेलिंग और आगे की जितनी भी कहानी है उसमें कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, थैंक यू।